Rahim. Today's topic of discussion is EFI obstetric revision. तो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने पहले 3 चैप्टर फिनिश कर लिए थे। ओके, अब कौन सा चैप्टर रह गया है? स्टार्ट करते हैं हम हाइपरटेंशन वाला। तो जो हाइपरटेंशन में सबसे पहला टॉपिक है प्रीक्लैम्सिया वाला। तो प्रीक्लैम्सिया के अंदर हाइपरटेंशन 140/90 से ऊपर देखने को मिलती है। ओके, सीवियर कब करेगी? जब 160 से ऊपर देखने को मिलेगी। तो हाइपरटेंशन होगी 140/90 की। एटलीस्ट 2 सेपरेट ओकेजन पे लेनी है। 4 घंटों का फासला होना चाहिए। साथ में प्रोटीन यूरिया या एंड ऑर्गन डैमेज होना चाहिए। तो प्रोटीन यूरिया होता है 0.3 मिलीग्राम पर 24 आवर होता है। या एंड ऑर्गन डैमेज के अंदर क्या होता है? एंड ऑर्गन डैमेज के अंदर आपका हेडेक आ जाता है, एपिगैस्ट्रिक पेन आ जाता होता है। इसके अलावा विजुअल चेंजेस आ जाती है। और प्रीवियसली नॉर्मल टेंसिव होनी चाहिए थी फीमेल को। सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में प्रेजेंट करता होता है और ये 6th वीक पोस्ट पार्टम जाके खत्म हो जाता होता है। इसके अलावा कन्फ्यूजन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, कोलोनस भी देखने को मिलता है जो कि टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज को शो करता होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कैसे आपने अप्रोच करना है प्रीक्लैम्सिया के सिनेरियो पर। एक पीजी है, पीजी यानी पीजीआर जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या प्राइमरी ग्रेविडा। ओके, 37 वीक पे आई है। 37 का मतलब है सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी है। दैट मीन्स क्या हो सकता है? प्रीक्लैम्सिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है। जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है ना, वो 20 हफ्तों से पहले आपको देखने को मिलती है। हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन और एपिगैस्ट्रिक पेन, ये तीनों पॉइंट्स है एंड ऑर्गन डैमेज के। इसके बाद जनरलाइज बॉडी एडिमा। जनरलाइज बॉडी एडिमा क्या इंडिकेट कर रहा है? कि प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, देखो सीवियर है। और लास्ट में देखो सिम्फीजिया फंडल है 34 है। ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक है। ओके, तो डायग्नोस कर लो कि हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया या टारगेट ऑर्गन डैमेज है। तो ये आपका प्रीक्लैम्सिया के अंदर आता होता है। और चूंकि इसका ब्लड प्रेशर 160 है तो आपने सीवियर प्रीक्लैम्सिया लेबल करना होता है। प्रीक्लैम्सिया की डेफिनेशन के अंदर ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 140/90 का होना चाहिए। एटलीस्ट 2 सेपरेट ओकेजन पे होना चाहिए। 4 घंटों का फासला होना चाहिए। 0.3 मिलीग्राम का 0.3 ग्राम का प्रोटीन यूरिया देखने को मिलना चाहिए। 20th वीक के बाद आपको राइज करता होता है। प्रीवियसली नॉर्मल टेंसिव होता है और ये 6 पोस्टमार्टम वीक पे आके खत्म हो जाता है। क्लियर? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन को आपने 2 में डिवाइड करना है प्रीक्लैम्सिया की, मैटरनल वेलबींग के लिए और फीटल वेलबींग के लिए। लाइक फीटल वेलबींग के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड और सीटीजी होता है। मैटरनल वेलबींग के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लो, सीबीसी करा लो, क्लॉटिंग प्रोफाइल वगैरह करा लो। क्योंकि ना प्रीक्लैम्सिया से रिलेटेड डीआईसी वगैरह भी हो सकता होता है। डीआईसी प्लेसेंटल अब्रप्शन में भी हो सकता है। सीबीसी करा लोगे, कोआगुलेशन प्रोफाइल करा लोगे, एलएफटी करा लोगे, आरएफटी करा लोगे। एलएफटी के अंदर ईएसटी, ईएलटी के लेवल देखोगे। आरएफटी के अंदर क्या होगा? यूरिक एसिड के यूरिया प्रोटीन केराटिन रेशियो करा लोगे। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन सैंपल करा लोगे और एलडीएच के लेवल करा लोगे। क्लियर? व्हाट इज अ हेल्प सिंड्रोम? हेल्प सिंड्रोम क्या होता है? सीवियर प्रीक्लैम्सिया की मैनिफेस्टेशन होता है। इसमें हिमोलिसिस होती है, लो प्लेटलेट होते हैं, एलिवेटेड लिवर एंजाइम आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? अब मैनेजमेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम है। अब वन सेकेंड, हेल्प सिंड्रोम एक्लैम्सिया ये सारी ना आपकी इमरजेंसी होती है। तो आपने क्या करना होता है? कॉल फॉर हेल्प होता है, मेंटेन ABCDE होता है, आईवी लाइन लगाई, आईवी फ्लूइड दिया, यूरिन की कैथेटराइजेशन किया, फिर इसके बाद स्पेसिफिक मैनेजमेंट पे आना होता है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? हेल्प सिंड्रोम में अब लाइक ना, अगर सीवियर प्रीक्लैम्सिया है तो आपने क्या देना? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी होती है। ओके, और आपने सीजर की भी प्रोफिलैक्सिस देनी होती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर लैबिटोलोल, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, हाइड्रोलजीन आ जाती है। और इसके अलावा आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना होता है। अगर 37 से या 34 से पहले तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना होता है। क्लियर? सही हो गया? और सीजर की प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है। सीजर की प्रोफाइलैक्सिस कैसे दोगे आप? ओके, मैग्नीशियम सल्फेट से दोगे। और उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिजेरियन सेक्शन से करोगे। क्लियर? ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारा मेन मैनेजमेंट प्लान आपने हर एक में रट्टा मारना है। सीवियर प्रीक्लैम्सिया में भी आपने लिख देना होता है। क्लियर? व्हाट इज द मॉनिटरिंग बीपी इन प्रीक्लैम्सिया? तो प्रीक्लैम्सिया में अगर सीवियर प्रीक्लैम्सिया यानी 160 से ऊपर क्या, तो आपने एक दिन में 4 से ज़्यादा आपने बीपी को मॉनिटर करना होता है एक दिन में। लेकिन अगर कहने का मतलब है माइल्ड या मॉडरेट है तो 4 से आपने कम करना होता है। अगर ये GDM आ जाता है तो एक दिन में मैं 7 मतलब ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करवाता। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। प्रीक्लैम्सिया की क्या मैनेजमेंट होती है? 1 सेकंड क्या होगा? पहले आप ABCD को मेंटेन करो, रिससिटेट करो, आईवी ना लगाओ, आईवी फ्लूइड दो, कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लो। स्पेसिफिक के अंदर अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी होती है जो कि आपकी लेबिटोलोल ड्रग और चॉइस होती है, आईवी लेबिटोलोल होती है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है? और क्या करा लोगे आप? आईवी लेबिटोलोल दे दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट, सीजर की प्रोफिलैक्सिस दे दोगे। अगर 34 से पहले का तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना होता है। और लास्ट में आपने क्या करना है? डिलीवरी करनी है C सेक्शन से। ओके, ठीक हो गया? क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और फीटल वेलबींग को देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड और CTG करा लोगे। ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, डिस्कस कर चुके होते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीक्लैम्सिया? तो प्रीक्लैम्सिया की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो प्रीक्लैम्सिया की वजह से क्या हो सकता है? ओके, एक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर हो रही है। अगर उसको हिमोलिसिस, लो प्लेटलेट और एलिवेटेड लिवर एंजाइम है तो हेल्प सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट। ओके, स्ट्रोक के बाद पल्मोनरी एडीमा आपने लिखना होता है। व्हाट आर द फीटल इफेक्ट ऑफ प्रीक्लैम्सिया? तो फीटल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? मिसकैरेजेस हो सकते हैं, IUD हो सकता है, FGR हो सकता है, फीटल कंप्रोमाइज हो सकता है, जो कि सारे जनरल वाले हैं। एक्लैम्सिया कब लेबल करना होता है? जब आपको ना प्रीक्लैम्सिया के साथ क्या मिले? जनरलाइज टॉनिक
क्लॉनिक सीजर आपको देखने को मिले। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बता देता हूँ। प्राइमरी ग्रेविटा, अब प्राइमरी ग्रेविटा इसलिए कह रही है क्योंकि ज़्यादातर ना जो प्रीक्लेम्शिया होता है प्राइमरी ग्रेविटा में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। देखो सडन ऑनसेट ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रीक्लेम्शिया साथ में ये ऐड हो गया तो क्लैम्शिया आ जाएगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, अभी ये भी मैनेजमेंट है इसकी, ये भी वन सेकंड क्या ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। तो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी को आपने ऐसे स्टार्ट करना होता है, कॉल फॉर हेल्प है, ABCD को मेंटेन करना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एक्सप वगैरह। फिर आपने क्या देना होता है, IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दिया, यूरिन की कैथेटराइजेशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना, जो कि होती है आपकी 4 होती है, लेबिटिनॉल, मिथाइल डोपानिफेडिपिन और हाइड्रोलाजीन। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने ना मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट जब दोगे ना तो आपने नी जॉइंट की रिफ्लेक्सेस को मॉनिटर करना होता है, यूरिन के आउटपुट को 30 से ऊपर रखना होता है। इसके अलावा आपने और क्या करना होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी दे दिया सीजर के लिए, या डायजेपाम भी दे सकते होते हैं। इसके अलावा आपने फीटल वेलबींग के लिए आपने अल्ट्रासाउंड और CTG आपने कराना होता है। क्लियर, सही हो गया। और आपने 1 सेकंड अगर 34 से पहले का तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवर दे देना, और आपने क्या करना है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कर देना है। इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है। मैनेजमेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, तो कैसे मैनेज करोगे टॉक्सिसिटी को। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट की जो होती है ना टॉक्सिसिटी, इसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते होते हैं, नी के रिफ्लेक्सेस को देख लेते हैं, इसके अलावा यानी पटेलर रिफ्लेक्स को देखते हैं और यूरिन के आउटपुट को मॉनिटर करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। और अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने देना होता है। क्लियर, जो कि रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉज ऑफ डेथ इन द एक्लेम्शिया, तो क्या होता है, स्ट्रोक या सेरिब्रल हैमरेज आपको देखने को मिलता होता है। ऑलमोस्ट ये मारा हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं FGR पर। FGR को बोलते हैं IUGR भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, फीटल मूवमेंट कम हो जाएगी और साथ में आपको ओलिगोहाइड्रोनियास मिलेगा, लेकिन लाइक सिम्फिसिया फंडल हाइट क्या होगी, रिलेटिवली आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, तो वो कौन सी पैरामीटर्स होते हैं जो कि SGA को लेबल करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज को लेबल करते होते हैं। ओके, तो पहले आपको पता होना चाहिए SGA स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और FGR इसमें क्या फर्क होता है। ओके, क्या ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। ओके, तो इन दो को मैं डिफरेंशिएट करा देता हूँ। पहले तो रट्टा मारना है कि जो FGR है उसको हम IUGR भी कहते होते हैं। और FGR का क्या मतलब होता है, फेलियर ऑफ फीटस टू अचीव इट्स जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल है, कि जो फीटस होता है वो जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया। यानी जो FGR होता है हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। क्लियर, सही हो गया। ओके, पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से फीटल की ग्रोथ रुकी है, जबकि SGA होता है जो बर्थ वेट होता है लेस देन 10% है फॉर देयर जेस्टेशनल एज। ठीक हो गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल भी हो सकते हैं या पैथोलॉजिकली भी स्मॉल हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग फॉर SGA, तो SGA में क्या होगा, जो हेड का सर्कमफ्रेंस होगा लेस देन द नॉर्मल होगा, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल IUGR हो सकता है। ओके, सिमेट्रिकल IUGR का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बॉडी छोटी है। ओके, इसके क्या काज हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन की वजह से, मैटरनल ट्रक या अल्कोहल की वजह से और इडियोपैथी की वजह से। जबकि एसिमेट्रिकल IUGR होता है ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होता है। अब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी क्यों हो सकती है, प्रीक्लैम्शिया की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, सिकल सेल डिजीज की वजह से। फर्दर असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है, वो अपने फीटल वेलबींग को देखना है तो आपने क्या करानी है, सीरियल बायोमेट्रिक करानी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ओके, नंबर 1 सीरियल बायोमेट्रिक करनी है और एमनियोटिक फ्लूइड की मेजरमेंट करनी है। ओके, और 2 हफ्तों के इंटरवल पे, पहले 4 हफ्तों के इंटरवल पे होती थी, अभी 2 हफ्तों के इंटरवल पे करेंगे। अब बायोमेट्रिक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखोगे आप, बायोमेट्रिक के अंदर आप बाईपैराइटल डायमीटर होता है, हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और फीमर लेंथ आ जाती है। फीमर लेंथ थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलती होती है। ओके, क्लियर। इसके अलावा और क्या करा लोगे आप, फीटल वेलबींग को देखने के लिए अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर करा लोगे, जिसमें एब्सेंट है, डिक्रीज है या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो आपको मिल सकता होता है, जो कि एडवर्स आउटकम को शो करता है। लास्ट में आपने CTG करानी होती है। मैनेजमेंट ऑफ बेबी, तो बेबी को कैसे मैनेजमेंट करोगे। ओके, तो आपने क्या करना होता है, अगर ना 37 से कम है, 36 से कम है, तो 1 सेकंड आपने क्या देना है, ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवर दे देना है और आपने क्या कर देना है, उसको इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर देना होता है। क्लियर। वो इसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग इस्तेमाल करते होते हैं, लो डोज एस्पिरिन। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे दिए होंगे मेरे ख्याल से, FGR के नहीं दिए रिस्क फैक्टर, 1 मिनट में देख लूँ। FGR के रिस्क फैक्टर मैंने पता नहीं कहीं देखे थे फिर। नहीं बल्कि यहाँ पे नहीं दिए हुए, यहाँ पे नहीं दिए हुए, पता नहीं कहीं ना कहीं तो थे FGR के रिस्क फैक्टर, पता नहीं मैंने कहीं देखे थे। ओके, चलो छोड़ देते हैं अभी, अगर नहीं है तो जान छुटी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम क्रॉनिक रीनल डिजीज़ वाला। तो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ में क्या प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करोगे। नंबर 1 आपने डट्टा मारना। अच्छा, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में क्या चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, अब ये एक्सप्लेन करती है कि जो डिजीज़ है ना उसका मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगी, और उस डिजीज़ का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है और प्रेगनेंसी का उस डिजीज़ पे क्या इफेक्ट है। तो ये आपने चीज़ें पढ़नी होती है। लाइक जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। नंबर 1 सेफ कॉन्ट्रासेप्शन होती है अंटिल द प्रेगनेंसी इज एडवाइज।
ठीक हो गया। तो जिसको अगर क्रॉनिक रीनल डिजीज है तो आपने सेफ कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी होती है। नंबर 2, फर्टिलिटी इशूज़ आपने बताने होते हैं जो कि क्रॉनिक रीनल डिजीज में कॉमन होते हैं। तो पहले तो आपने सेफ कॉन्ट्रासेप्शन किया। नंबर 3, जेनेटिक काउंसलिंग किया। फिर आपने बताना है कि मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीटस को क्या हो सकती है। इसके बाद आपने जो क्रॉनिक रीनल डिजीज में जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, आपने जो टेराटोजेनिक ड्रग है उसको आपने अवॉइड करना होता है। सीकेडी में हाइपरटेंशन होता है तो आपने उसको मैनेज करना होता है। लो डोज एस्पिरिन आपने देनी होती है प्रोफाइलेसिस के तौर पर। ओके, फिर आपने बताना होता है कि आपको एंटीकोगुलेशन की जरूरत है या नहीं इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। क्लियर। एंड व्हाट आर द फीटल रिस्क ऑफ क्रॉनिक रीनल डिजीज। फिर तो आपने रट्टा नहीं मारना होता, इसकी तरतीब रट्टा मारनी होती है। इसकी तरतीब ये है कि सबसे पहले पेशेंट को क्या हो सकता है, बच्चे को क्या हो सकता है, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है। अगर वो उससे बच गया तो मिसकैरेजेस हो जाएगा। अगर वो उससे बच गया तो फिर क्या हो सकता है कि आईयूडी हो जाएगा। अगर वो आईयूडी से बच गया तो उसका क्या हो जाएगा, लाइक हम कह सकते हैं कि स्टिल बर्थ हो जाएगा। अगर वो स्टिल बर्थ से भी बच गया तो आईयूजीआर हो जाएगा। तो क्या काउंसलिंग करोगे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ऑफ सीकेडी, या तो नंबर 1 सेफ कॉन्ट्रासेप्शन अप्लाई करोगे। नंबर 2 फर्टिलिटी इशूज वगैरह डिस्कस करोगे। माँ को बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बताओगे, टेराटोजेनिक ड्रग्स के बारे में बताओगे, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट बताओगे, इसके अलावा एंटीकोगुलेशन के यूजेस पे बताओगे। इसके बाद जीडीएम पे चलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। इसको डायग्नोस करने के लिए 2 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, नाइस गाइडलाइंस होती है, दूसरा आपका डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस होती है। ओके, नाइस गाइडलाइंस में ना अच्छा पहले इसको डायग्नोस करने के लिए ना पहले जो पहले ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कराते होते हैं। ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट ओके क्या होता है, 50 ग्राम का होता है और 1 घंटे के बाद लेते होते हैं। अगर आपको 140 से ऊपर देखने को मिला तब आपने ओजीटीटी कराना होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। अब ना ओजीटीटी की बेस पर ना उसके 2 तरह के क्राइटेरिया, डब्ल्यूएचओ और नाइस वाला। हमने नाइस को फॉलो करना होता है। नाइस का निमोनिक है 5, 6, 7, 8। ओके, लाइक जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो 2 घंटे का ओजीटीटी है वो क्या होना चाहिए, 7.8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5.6 और 7.8 या 5, 6, 7, 8 ठीक हो गया। आपने रट्टा मार लेना। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना मिलीग्राम पर डेसीलीटर में दी हुई है। अब इसको कैसे आपने कन्वर्ट करना होता है, आपने क्या करना है, ओके अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर आप इसको 18 से डिवाइड कर दो या मिली मोल को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू इंटरचेंजेबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्या होता है, इसका निमोनिक है 510 8 5108। इसको समझ रहे हैं। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 5.1 होता है। फिर इसके बाद आपने 10 ऐड कर लेना है जो कि आपका 1 घंटे का ओजीटीटी होता है। फिर आपने 8.5 ऐड कर लेना होता है, वो आपका क्या होता है 2 घंटे का ओजीटीटी होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ के बता देते हो आपने इसको कैसे अप्रोच करना। देखो 32 वीक्स सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर जीडीएम प्रेजेंट करता होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ओजीटीटी करवाया जिसमें के अंदर क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखो 106 है। अगर आप सिंपल यहाँ से देख लो डब्ल्यूएचओ वाला तो 92 है, यहाँ पे 106 हुआ है। 1 घंटे का 186 है जबकि यहाँ पे 180 है। ठीक हो गया। तो कंफर्म डायग्नोस हो चुका है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है। क्लियर। ठीक हो गया। व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन द फीटस। तो फीटस में कैसे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, जब क्या कहने का मतलब है कि जब मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना तो क्या होगा, ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसफर होगा फीटस के अंदर। एक बार रट्टा मार लेना कि अगर माँ को ना डायबिटीज़ है ओके तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसमें इंसुलिन भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इंसुलिन कभी भी क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को, बल्कि ग्लूकोज लेवल क्रॉस कर जाता होता है। तो जो ग्लूकोज होगा फीटस में जाएगा, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया करवा देगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा, बीटा सेल्स और पेनक्रियास की हाइपरट्रॉफी होती है और फीटल इंसुलिन की सिक्रेशन आपको देखने को मिलती है। जो फीटल इंसुलिन होती है फीटस की ग्रोथ को बढ़ा देती है जिसकी वजह से मैक्रोसोमिया होगा। दिस इज कॉल्ड पेंडरसन हाइपोथेसिस। ओके, इसके बाद डिक्रीज प्रोटेक्शन और सर्फेक्टेंट है जिसकी वजह से आरडीएस देखने को मिलेगा और लास्ट में क्या होगा, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। आपने मोटा मोटा रट्टा मार लेना कि अगर कोई ओबीज है, एज अगर 30 से ऊपर है, या कहने का मतलब है पास्ट हिस्ट्री थी या प्रीवियस हिस्ट्री थी या फैमिली हिस्ट्री थी, तो ये आपके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे आपने हाई रिस्क वाला रट्टा मार लो, एज 30 से ऊपर है, ओबेसिटी है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जीडीएम है, यहाँ कोई मैक्रोसोमिया का बेबी पैदा हुआ है। अब स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉर डायबिटीज इन एंटीनेटल पीरियड है। ओके, तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखे हुए हैं, डब्ल्यूएचओ और नाइस वाला लिखा हुआ है। आपको निमोनिक बता दिया है, नाइस में 5, 6, 7, 8 होता है और डब्ल्यूएचओ में क्या होता है 5108 होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते होते एक पेशेंट है तो डायग्नोस कर लोगे। अब इसके ना मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। अब जो जीडीएम की जो मैनेजमेंट है, जीडीएम को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यानी इसकी मैनेजमेंट को 3 में डिवाइड करना है, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम है। जो एंटीपार्टम होती है ओके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी होती है। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग मेरे ख्याल से आगे आएगा कि आपने ना क्या करना होता है, आपने ना अपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करना होता है, HbA1c को 6 से कम रखना होता है। नंबर 2 आपने क्या करना होता है, फोलिक एसिड देना होता है 5 मिलीग्राम ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कम से कम हो जाए। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेरिकॉन्सेप्शनल एडजस्टमेंट करनी है स्टैटिन्स की और एस इनहिबिटर की। और लास्ट में आपने क्या करना है, डायबिटीज वाली फीमेल को एजुकेट करना है कि इसमें 3 तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मैटरनल, फीटल और न्यूनेटल। दोबारा बता दूं, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग हमने अभी सीकेडी का पढ़ा था, अब हम इसका पढ़ रहे हैं डायबिटीज मेलाइटिस का। नंबर 1 ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल है ताकि HbA1c 6 से कम हो जाए। नंबर 2 हाई डोज फॉलिक एसिड है। नंबर 3 जो पेरिकॉन्सेप्शनल एडजस्टमेंट करनी है
स्टैटिन्स के लिए और एस इनहिबिटर के लिए। इसके अलावा आपने डायबिटिक फीमेल को एजुकेट करना है मैटरनल, फीटल और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है माँ में, तो आपने रट्टा मारना है 5 पीस हो सकते हैं GDM की वजह से। नंबर 1 प्रीक्लेम्शिया, नंबर 2 पॉलीआइट्रोमनियाज जिसकी वजह से प्रोम हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, और क्या सा हो सकता होता है, ओके, PPH आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, ये 5 P हो गए। अब फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फीटस में क्या हो सकती है, वो उसी तरतीब को रट्टा मारना जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। क्लियर, सही हो गया। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है, अगर वो उससे बच गया तो मिस कैरेज हो सकता है, मिस कैरेज से बच गया तो IUD हो सकता है, IUD से बच गया तो स्टिल बर्थ हो जाएगा। इसके अलावा मैक्रोसोमिया और शोल्डर डिस्टोशिया, ये थोड़ी यूनिक कॉम्प्लिकेशन होती है। और न्यू नेट में क्या होगा, जो इंसुलिन होती है ना, सब चीज़ों को कम कर देती है बच्चे के अंदर, ओके, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोक्लेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बिलिरुबिन के अलावा ओपोलिसाइथीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यानी हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम होगा। तो बच्चों में क्या होगा, RDS होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोक्लेमिया और हाइपर बिलिरुबिनीमिया और पोलिसाइथीमिया, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो ये कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लाइकोसिरिया इन प्रेगनेंसी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ग्लाइकोसिरिया क्यों होता है प्रेगनेंसी में, GFR के बढ़ने की वजह से, या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कैल्शियम सैचुरेट हो चुका है, या GDM की वजह से हो सकती है। और GDM में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, OGTT कराते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और HbA1c वगैरह करा लेते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे मैनेजमेंट ऑफ GDM है। GDM के मैनेजमेंट को 3 में डिवाइड करना है, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम के अंदर आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है कि आपने ग्लाइसीमिक कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करना होता है, HbA1c को 6 से कम रखना होता है आपने, ओके। क्लियर, आपने पेरी कॉन्सेप्चुअल एडजस्टमेंट करनी होती है स्टैटिन्स के लिए और एस इनहिबिटर के लिए। फोलिक एसिड आपने देना होता है, ओके, ऑप्टिमाइजेशन फोलिक एसिड आपने देना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और अपने पेरी कॉन्सेप्चुअल आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है। इसके बाद है कि आपने क्या करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज की मॉडिफिकेशन है, डाइट में लो शुगर, लो फैट, हाई फाइबर डाइट है, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग 1 दिन में 7 मरतबा करनी होती है। फार्माकोलॉजिकल के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो इंसुलिन होती है। इसके अलावा आप मेटफॉर्मिन ग्लिबुराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीटल सर्विलेंस कैसे कर सकते हैं, 1 सेकंड अल्ट्रासाउंड से और CTG से। CTG आपने करानी है 20 से लेकर 24 हफ्तों के बाद। और लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करनी है 12वें हफ्ते से लेकर। रट्टा मॉलेना लो डोज एस्पिरिन आपका CKD में भी होता है, लो डोज एस्पिरिन आपका एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में भी होता है, लो डोज एस्पिरिन आपका CKD में भी होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में भी होता है, और प्रीक्लेम्शिया में भी होता है। 3 जगह पर इस्तेमाल होता है। क्लियर, अब इंट्रापार्टम मैनेजमेंट क्या होती है, इंट्रापार्टम मैनेजमेंट के अंदर आपने 2 चीज़ों पर डिस्कस करना है, टाइमिंग कब होगी और कैसे होगी डिलीवरी। टाइमिंग अगर लो रिस्क का तो आपने स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करना होता है 40 हफ्तों तक, अगर हाई रिस्क है तो आपने क्या करना है, लेबर को इंड्यूस करना होता है। क्लियर, और अगर कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गया तो आपने क्या करना है, इमरजेंसी लो सेगमेंट सिसेरियन सेक्शन करना होता है। पोस्टमार्टम मैनेजमेंट के अंदर क्या करना होता है, आपने 6 से लेकर 13 हफ्तों के अंदर आपने HbA1c कराना होता है स्क्रीनिंग के तौर पर। अगर HbA1c 6 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है ये जो GDM है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ओवर्ट डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो आपने इसकी ऐसे मैनेजमेंट करनी होती है, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, हमने सारे भी एक्सप्लेन कर दिया, भी एक्सप्लेन कर दिया। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ डायबिटीज, तो बेस लाइन आप तो सारी लिख सकते हो, CBC है, ब्लड एग्जामिनेशन, RBS, LFT, RFT, ब्लड शुगर, सीरोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, CTG करा लोगे। CTG से बेस लाइन नहीं होती। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। काउंसलिंग अबाउट द रिस्क, ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में एक्सप्लेन कर देना कि ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, और पेरी कॉन्सेप्शनल एडजस्टमेंट वगैरह करते होते हैं। इसके बाद हम कर चलते हैं हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे दिखा है कि सिनेरियो बता दी। हाइपोथायराइडिज्म का जो इंसिडेंस होता है 1% होता है। क्लियर, 1% तक आपको इंसिडेंस आपको देखने को मिलता होता है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म का आई थिंक होता है 1 in 2 in 1000, ओके, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद रिपीटेशन और थायराइड फंक्शन टेस्ट है, तो आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट को कब रिपीट करना होता है, नंबर 1 हर ट्राइमेस्टर के अंदर करना होता है, और अगर डोज एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपने हर 6 वीक में करना होता है। व्हाट आर द फीटल इफेक्ट ऑफ सब ऑप्टिमल थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट, तो सब ऑप्टिमल यानी अगर अपने माँ के अंदर थायरोक्सिन की रिप्लेसमेंट नहीं की तो क्या इफेक्ट हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, यानी मेंटल रिटार्डेशन, ओके, ग्रोथ रिटार्डेशन और लॉस ऑफ फीटस आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं हार्ट डिजीज इन फीटस है, ओके, फीटस नहीं, हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी है। तो हार्ट डिजीज में आपने रट्टा मार लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा आपको बता देता हूँ। लाइक ये तो आप कर लोगे, लो ग्रेड आपका आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सिनेरियो आपको देखने को मिलता होता है। व्हाट आर द हाई रिस्क मेंटेनल कंडीशन, तो उसका निमोनिक होता है स्काल्प, ऐसे सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, सी से साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ए से एयोर्टिक पैथोलॉजी होता है, फॉर एग्जांपल एयोर्टिक रूट की डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर से ऊपर किया, या फिर मार्फन सिंड्रोम है, ओके, लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है, फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टेनोसिस है, एयोर्टिक स्टेनोसिस है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो कौन सी हाई रिस्क मेंटेनल कंडीशन होती है जिसमें आपने नहीं करवानी होती, दोबारा बता देता हूँ, सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, दैट मींस के इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से कम है, और उसका न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन टाइप 3 या टाइप 4 में आ रही है, सी से आपका साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ए से आपका एयोर्टिक पैथोलॉजी है, एल से लेफ्ट हार्ट की ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है, और आपने पी से पल्मोनरी हाइपरटेंशन रट्टा मारना होता है। अब इसके बाद वर्सनिंग फैक्टर या ट्रिगरिंग फैक्टर कौन से होते हैं,
अब जो वर्सनिंग फैक्टर होते हैं फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसका मिमोनिक होता है चार्ट। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिमोनिक किया सारे। सी से हो जाएगा चार्ट। ओके, सी से क्या हो जाएगा, लाइक सी से आप रट्टा मार सकते हो। ओके, लाइक आपको देखने को मिलेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपके हार्ट फेलियर को प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। एच से आपका हो जाएगा हाइपरटेंशन आ जाएगा। ए से आपका एनीमिया या एरिथमिया आ जाएगा। आर से रेस्पिरेटरी या यूटीआई हो जाएगा। और टी से टोकोलिटिक्स आ जाएगी। स्पेसिफिकली बीटा 2 एगोनिस्ट है। अब मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन लेबर, अगर किसी को हार्ट का डिसीज है तो आपने इसको रट्टा मारना है। आपने दो चीज़ों को अवॉइड करना है इन केस ऑफ हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी। नंबर 1 इंडक्शन ऑफ लेबर को अवॉइड करना है। नंबर 2 सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना है। ओके, बल्कि पोजीशन लेफ्ट लैटरल पोजीशन होनी चाहिए। फिर आपने 2 ए देने हैं, 2 ए के अंदर एंटीबायोटिक दे देनी है। और इसके अलावा आपने एनाल्जेसिया दे देना होता है। कौन सा एनाल्जेसिया दोगे, एपिड्यूरल या स्पाइनल दे दोगे। फिर आपने 2 एस देने होते हैं। सेकंड स्टेज के शॉर्ट रखोगे और सिंटोसिन दे दोगे। इसके बाद प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ओके, या फिर यहाँ पर थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है, फजूल से लिखी हुई है, अगले सफ़े से आप कर लेना। लेकिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी की काउंसलिंग है। प्रेगनेंसी में आपने बस ये बताना है कि ओके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी। ओके, यानी जो हार्ट डिजीज कैसे कॉम्प्लिकेट हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी का हार्ट डिजीज पे क्या इफेक्ट और हार्ट डिजीज का क्या प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मदर है। और आपने कहना है कि आपने कोई प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल में रेफर कर जाना। ओए होए, ये क्या चीज़ है। फीटल रिस्क, अच्छा फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है मैटरनल हार्ट डिजीज़ की वजह से। तो अब रट्टा मार लेना, निमोनिक या CPF कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, यानी जो माँ को डिजीज़ था, माँ को अगर ASD था, बच्चे को भी वैसे ही वो आ जाएगा। फिर प्री मेच्योरिटी है। इसके अलावा 3 F होते हैं, FGR फीटल लॉस और फीटल हाइपोक्सिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। प्रेगनेंसी में हम एंटीकोगुलेंट देते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस पेशेंट को देखो, ये न्यूयॉर्क हार्ट क्लास 2 में आ रही है। अभी रट्टा मार लेना कि जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन होती है, इसमें जो क्लास 1 होता है, इसका मतलब है नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, यानी जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी की वजह से डिस्निया नहीं होता। अगर स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी करने पर डिस्निया आपको देखने को मिलता है, तो वो क्लास 2 है। अगर मार्क्ड लिमिटेशन है तो आपको क्या होता है कि वो क्लास 3 होता है, यानी इसमें लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी करने पर डिस्निया होता है। क्लास 4 में क्या होता है, डिस्नी अट्रेस्ट आपको देखने को मिलता होता है। अब प्रेगनेंसी में जो एंटीकोगुलेंट देने होता है, रट्टा मार लेना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, सेकंड में वारफरिन और थर्ड में दोबारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के अंदर आ जाते होते हैं। क्लियर। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या होती है प्रेगनेंसी में, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन टेराटोजेनिक नहीं होती, वारफरिन टेराटोजेनिक होती है, कोई नेजल डिफेक्ट वगैरह करा देती होती है। क्लियर। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेहा क्लास 4 है, तो इसकी क्या मैनेजमेंट होती है, लाइक ओके लाइक हार्ट फेलियर है, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें आपने बस रट्टा मार लेना। एस इनहिबिटर कभी भी ना लिख देना, एस इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। लूप डायरेटिक दे दोगे, विजुअल डायलेटर है, डाइजॉक्सिन ऐड कर लोगे, मॉर्फिन या डिनोसिन दे दोगे। और ट्रीटमेंट क्या होगा, ओके ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने डिलीवरी कर देनी है फॉरन। उसके अलावा आपने फीटल वेलबींग को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और CTG आपने करा लेनी होती है। क्लियर। बट अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये आपने पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कौन सी चीज़ें बढ़ जाती है CVS में, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट है, कौन सी चीज़ें कम हो जाती है। ओके, TPR कम हो जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। इसके अलावा आपको मीन आर्टिकुलर प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है, इसके ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा AV ग्रेडियंट होता है। क्लियर। ओके, अब सही हो गया, शुक्र है। ओह, देखा ही नहीं मैंने तो आगे। अच्छा ओके, व्हाट आर द प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, जो कि आप करोगे लाइक किस पेशेंट में, लाइक हम कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में। अभी हमने पहले पढ़ा था CKD वाला, फिर हमने पढ़ा डायबिटीज़ वाला, फिर हमने पढ़ा लाइक हार्ट डिजीज़ वाला। अब हार्ट डिजीज़ के अंदर ये बताना है कि मैटरनल डेथ कितनी हो सकती है, रिडक्शन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताना होता है। प्रेगनेंसी का कार्डिक डिजीज़ पे क्या इफेक्ट है, फीटस पे क्या इफेक्ट होगा, मेटेरियल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। क्लियर। और आपने फीटल मॉनिटरिंग करनी होती है। क्लियर। अल्टरनेटिव ऑप्शन लाइक कॉन्ट्रासेप्शन, अडॉप्शन और टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी है। सबसे पहले हमने CKD का पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि आपने कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना है, फर्टिलिटी इशू बताने थे, जेनेटिक काउंसलिंग आपने करानी थी। फिर आपने बताना कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल डिजीज इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट और ड्रग्स के बारे में था। फिर हमने बताया GDM का, GDM में था कि आपने क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। ओके, नंबर 2 मैंने बताया कि फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम का देना होता है। और तीसरा क्या मैंने बताया था, पेरी कॉन्सेप्शनल एडजस्टमेंट करनी है स्टैटिन्स की और ACE इनहिबिटर की। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि कार्डिक डिजीज़ के बारे में, इसमें क्या था कि मैटरनल डेथ का कितना चांसेस हो सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो सकती है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी का कार्डिक डिजीज़ पे क्या इफेक्ट है, कार्डिक डिजीज़ का क्या प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है। ओके, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ कितने चांसेस है डेवलप होने के, FGR होने के चांसेस कितने डेवलप है, और टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके बाद चलते हैं जेस्टेशनल एनीमिया, सबसे आसान टॉपिक है। इसमें क्या होता है, HP कम हो जाएगा, एनीमिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे। जो एनीमिया इन प्रेगनेंसी कब लेबल करते हैं, अगर HP 11 से कम होता है, अगर HP 7 से कम होता है तो बस सीवियर एनीमिया होता है। इसकी मैनेजमेंट रट्टा मार लो। अच्छा, पहले तो रट्टा मार लेना कि प्रेगनेंसी में 2 तरह के एनीमिया ज़्यादा कॉमन होते हैं। वैसे प्रेगनेंसी में एनीमिया को 2 में डिवाइड करते हैं, माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक है। माइक्रोसिटिक में आपके 2 आ जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया।
अब इन दोनों को कैसे पता लगता होता है, कैसे सिनेरियो में डिफरेंशिएट करना होता है। ओके, सिनेरियो में तो आपको मिलेगा कि एमसीवी कम है, एमसीएच कम है, डेट मींस माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी में भी हो सकता है, थैलासीमिया में हो सकता है। अगर एमसीएचसी अगर कम हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर नॉर्मल है तो थैलासीमिया, अगर आरडीडब्ल्यू बढ़ गया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है तो थैलासीमिया, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस एबनॉर्मल है तो थैलासीमिया, अगर फैमिली हिस्ट्री, कजन हिस्ट्री या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवा रही है तो उसका मतलब है उसको थैलासीमिया। ओके, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो, फेरेटिन ग्लोबुल भी कम हुआ है, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल है, डेट मीन थैलासीमिया को रूल आउट कर दिया। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जेस्टेशनल एनीमिया या एनीमिया इन प्रेगनेंसी में? नंबर 1 सीबीसी करा लोगे, जिसमें आपको सीबीसी। नंबर 2 पेरिफेरल ब्लड स्मेल करा लोगे, रेटिक्स की काउंट को देख लोगे, फेरोकाइनेटिक्स करा लोगे, फेरेटिन या टीआईबीसी है। ज़्यादा अच्छा टेस्ट कौन सा होता है? फेरेटिन होता है। इसके अलावा फोलेट B12 के लेवल करा सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। उसके अलावा अब मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट को रट्टा मान लो, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, ओके, इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है? अगर 34 हफ्तों से पहले क्या तो आपने ओरल आयरन देनी होती है, अगर 34 हफ्तों से ज़्यादा क्या तो आपने पारेंटरल आयरन देनी होती है। अगर HB7 से कम है, डेट मीन सीवियर है, तो सीवियर में आपने क्या करना होता है? ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी होती है, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन आपने देनी होती है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो माँ में क्या होगा? निमोनिक स्पाइस, ऐसे शॉक हो जाएगा, पी से पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाएगा, आई से इन्फेक्शन हो जाएगा, सी से आपको लाइक मैं कह सकता हूँ कि कार्डिक फेलियर हो रहा है, और ई से हो जाएगा क्लैम्शिया या प्रीक्लैम्शिया हो जाएगा। इसके अलावा जो फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इसका निमोनिक या आई लैप है, आई से इमेच्योरिटी आपको देखने को मिल सकती है, नहीं आई मेच्योरिटी नहीं, IUGR है, और IUD भी है। एल से क्या हो जाएगा? लो बर्थ वेट है, एस्फिक्सिया, प्री मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, कोड ठीक है, ऑलमोस्ट बल्कि खत्म हो गया। अब व्हाट आर द प्रॉब्लम, काजेज ऑफ प्रॉब्लम आयरन डेफिशिएंसी नहीं में क्या काज होते हैं? मैल न्यूट्रिशन की वजह से, मल्टीपैरिटी की वजह से, मीनूरीजिया या आयरन की इंटेक कम से कम है, या वर्म इन्फेस्टेशन होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक डिजीज़ है पेम्फिगस जेस्टेशनिस, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आया नहीं है। पेम्फिगस जेस्टेशनिस के अंदर क्या होता है? ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकल असेसमेंट से या डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से बनाते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रेडिनिसल हो रहा है, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑन प्रेगनेंसी तो क्या हो सकता है? पेरिट्रम लेबर और SGA हो सकता है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में आपने क्या पढ़ना होता है? ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में आपने इसको डायग्नोस करने इसको जो डायग्नोस करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? नंबर 1 आपको जॉन्डिस चाहिए होता है, नंबर 2 आपको बाइल एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाती होती है, नंबर 3 आपको प्यूराइटिस मिलेगा। क्लियर, थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट करता होता है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और रोबैटिकोलिक एसिड है। डिलीवरी आपने 37 से लेकर 38 पे करानी होती है। और उसकी तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बच्चों में? निमोनिक, PSM, पी से प्रीटर्म डिलीवरी, एस स्टिल बर्थ होता है, M से क्या होता है? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आपको देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर, सही हो गया। और एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको जॉन्डिस हो चुका है, प्रेगनेंसी में क्या कॉजेज होते हैं जॉन्डिस के? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले तो आपने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बताना है, AE हर्पीज सिम्प्लेक्स का, ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है, तीसरा एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी होता है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे प्रेगनेंसी में? CBC करा लोगे, LFT करा लोगे, वायरल मार्कर्स करा लोगे, लिपिड प्रोफाइल अल्ट्रासाउंड करा लोगे। क्या फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? वही निमोनिक, PSM, प्रीटर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ होता है, और मेकोनियम एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम पिक कर सकते हैं? वो क्या कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि एंटीनेटल विजिट पे हम सारी कॉम्प्लिकेशन को पता लगा सकते हैं, कौन सी भी नहीं पता लगा सकते तो प्लेसेंटल एब्रप्शन को नहीं कर सकते, बाकी प्रीक्लैम्शिया, एनीमिया सब को पता लगा सकते होते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल जिसको GDM हो चुका है, तो GDM किस वजह से होता है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अब इंसुलिन की रेजिस्टेंस की होती है? रट्टा मान लेने के नंबर 1 तो हमें प्लेसेंटल लैक्टोज ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, इंसुलिन इसके अलावा ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, अब GDM में आपको क्या चांसेस देखने को मिलते हैं? क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है? ट्रॉमेटिक डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोर्शन देखने को मिलता है ड्यू टू मैक्रोसोमिया होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट चलते एक फीमेल है जिसको ट्विन प्रेगनेंसी हुई है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लैम्शिया? तो क्या होता है? मोर देन 10 ईयर्स सिंस द प्रीवियस डिलीवरी, तो ये आपका रिस्क फैक्टर नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते होते एक पेशेंट जिसको हेडेक है 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हाइपरटेंशन हुआ है, यूरिन में प्रोटीन वगैरह भी हुआ है। सच प्रेजेंटेशन इज कॉमन इन फीमेल, तो किस में आपको देखने को मिलती होती है? ओके, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? मल्टीपल पैरिटी में आपको देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट आगे एक फीमेल है, ओके, जिसको पास्ट हिस्ट्री थी मैक्रोसोमिया की, तो OGTT 16 हफ्ते पे कराया जिसका नॉर्मल रिजल्ट आया। तो नेक्स्ट आपने OGTT कराना 24 लेकर 28वें हफ्ते पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते होते हैं। देयर इज 10-fold राइज इन मोर्टेलिटी अमंग द वुमेन विद एपिलेप्सी होता है। तो एपिलेप्सी की मैनेजमेंट के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? ओके, तो स्ट्रेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस द ट्रीटमेंट, एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिस्क ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, नो चेंज इन मेडिकेशन, व्हाट आवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर। ओके, नाउ ये बात गलत है, ठीक है, आपने मेडिकेशन को चेंज करना होता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है कि एक फीमेल है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, इमरजेंसी में आई है विद द हिस्ट्री ऑफ वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज। ओके, वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज दैट मींस क्या हो चुका है? ओके, प्रोम हो चुका है, और हाई ग्रेड फीवर है दैट मींस कोरियो अमीनोनाइटिस हो चुका है। देखो, फिटल की कार्डिया भी और लोअर एब्डोमिनल में टेंडन
वीकनेस भी है, तो एक कोरियम निनाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और आपको और प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है, तो ये अगर किसी फीमेल को फाइब्रॉइड हो प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसकी ब्लड डिजनरेशन होती है जिसकी वजह से पेन होता है, इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, आपने एनाल्जेसिक देना होता है। इसके बाद रेज ब्लड प्रेशर और प्रोटीन एट टर्म होता है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, वंस अगेन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होगा। इंसिडेंस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया 2.7% होता है। 21 ईयर ओल्ड वुमेन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आया विद एपिलेप्टिक फिट है, तो ड्रग और चॉइस होती है टू टर्मिनेट द फिट, तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट होती है। ओके, अगर माइसीनिया ग्रेविस है तो आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती बल्कि वैल्प्रोइक एसिड इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, एक पेशेंट है जो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट हुई है, तो ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड इन हर मैनेजमेंट। ओके, एंटीकोगुलेंट आपने कभी इस्तेमाल नहीं करनी होती थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में, अदरवाइज ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो सकती है। ओके, अब इसके बाद है कि एक फीमेल है जिस 10th वीक पे आई है, जिसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज पे, लेकिन वो डायबिटिक है, डायबिटीज उसको क्रॉनिक डायबिटीज है। ओके, तो गुड डाइटरी कंट्रोल क्या कर सकता है, ओके, तो वो कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन को अवॉइड कर सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, प्रायर टू द कंसेप्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं इन काउंसलिंग का पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी में स्मोक करती होती है, तो ओके ठीक हो गया। शी आस्क इज स्मोकिंग रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ एनी कंडीशन है, तो स्मोकिंग सब चीज़ों को बढ़ा देती है, प्रीक्लेम्शिया के चांसेस को कम कर देती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अंडरस्टूड नहीं है। डायबिटिक पेशेंट है, उसको प्रूराइटिस और वजाइनल डिस्चार्ज आ रही है, तो वो कैंडिडियासिस होता है। मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वन सेकंड, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हाई रिस्क कंडीशन है, तो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है। इसके अलावा सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ईसन-मैंगा सिंड्रोम है, एओर्टिक पैथोलॉजी का लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लिगन है, ये सारी हाई रिस्क कंडीशन होती है। ओके, इन्फेंट बॉर्न टू द डायबिटिक मदर है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्जेनिटल नॉर्मलीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन यहाँ पे आप कह सकते हो कि कौन कौन सी नॉर्मलीज आपको देखने को मिल सकती होती है डायबिटिक मदर में। ओके, ठीक हो गया। लाइक मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपको VST देखने को मिल सकता है, TGA देखने को मिलता होता है। ओके, इसके अलावा सैक्रल एजेनेसिस आपको देखने को मिलती होती है। प्रूराइटिस और ट्रंक और लिम्स है। ओके, लिम्स का और ट्रंक का प्रूराइटिस है, लेकिन कुछ स्किन का रैश नहीं है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और स्टिटोरिया देखने को मिल रहा है, और डार्क यूरिन है। स्टिटोरिया और डार्क यूरिन का क्या मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। क्लियर। और प्रूराइटिस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस में देखने को मिलती है। डायबिटिक लेडी का जिसका प्रोराइटिस तो कैंडिडियासिस हो जाएगा। काज ऑफ इंक्रीज फिट्स फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, एंटी कन्वल्सन ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता होता है, दैट इज व्हाई अपनी डोज को बढ़ानी होती है। लैमोट्रिजिन ले सकते होते हैं। क्लियर। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग लेबर इन वुमेन विद हार्ट डिजीज, तो आपने मिथर्जिन आपने इस्तेमाल नहीं करना, मिथर्जिन एर्गोमेट्रिन आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। इफ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी इन डायबिटीज है, तो डिलीवरी आपने करनी है 38 से लेकर 39 पर, अदरवाइज अपने इंडक्शन 38 पे करना होता है। रुबेला एंटीबॉडी अगर प्रेग्नेंट फीमेल में डिटेक्टेड नहीं है, तो आपने रुबेला की वैक्सीनेशन आफ्टर प्रेगनेंसी करनी होती है। सस्पेक्टेड सर्वाइकल एब्नॉर्मैलिटी जो कि डिटेक्ट करते हो, लाइक पैप्स में पे आप सर्वाइकल स्मेल वगैरह करा लेते होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म है, पायरेक्सिया है, चेस्ट में साइन और सिम्पटम देखने को मिल रहे होते हैं, थायराइड स्टोन में आ जाता है। इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑन द फीटस। ओके, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑन फीटस का क्या इफेक्ट होता है, ओके, IUGR आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्लास ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर देखो ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर आता है, सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर आता है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर GDM, तो क्या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। HbA1c टाइप 1 और टाइप 2 में इस्तेमाल करते होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन द फीटस, तो क्या हो सकती है, कार्डियक एनोमली हो सकती है, VST हो सकता है, TG आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके बाद पेशेंट 36 वीक पे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, HP कम है, तो आपने क्या करना है, पैक RBC ट्रांसफ्यूजन देने, वजाइनल डिस्चार्ज, जितना ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई, तो निजीरिया गोनोरिया होता है। नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लैम्सिया, तो प्रीक्लैम्सिया रिस्क फैक्टर स्मोकिंग नहीं होता। चॉइस ऑफ ड्रग टू कंट्रोल फिट्स इन प्रीक्लैम्सिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट आ जाती है। डायबिटीज मेलाइटिस की जो स्क्रीनिंग होती है हाई रिस्क के अंदर आपने क्या करनी होती है, 16 से 18 पे करनी होती है। फिर आपने रिपीट करना होता है टेस्ट को, आपने 20 से लेकर 24 पे आपने करना होता है रिपीट, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया विद सिम्पटम है, तो आपने पैक सेल ट्रांसफ्यूजन देना। अगर सीवियर अनीमिया होता है, टेस्ट टू डायग्नोस GTM, तो OGTT आ जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड पेशेंट विद थायरोटॉक्सिकोसिस, रेडियो एक्टिव आयोडीन का भी इस्तेमाल नहीं करनी। बेबी बॉर्न टू द डायबिटिक मदर है, तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया की मॉनिटरिंग करनी होती है। पैरवो वायरस फीटल हाई ड्रॉप्स करा सकता होता है, स्लैब चेक सिंड्रोम करा सकता है। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इन एस्थमा, तो नियर टर्म आपने करानी होती है। BP रीनल डिजीज क्या होता है, 140/90, ओके, आपको देखने को इससे ज़्यादा देखने को मिलता है, और आपने क्या करना है, इससे कम करना है। मिड डायस्टोलिक नंबर इन प्रेगनेंसी माइटोसिनोसिस की वजह से देखने को मिलता है। 2,3 फास्फोग्लिसरेड क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की राइट शिफ्ट करा देती है। GDM में द प्रीवियस हिस्ट्री है, तो आपने OGTT 16 to 18 में कराना है। फिर इसके बाद रिपीट करना होता है 20 से लेकर 24 पर, जी 20 से लेकर 24 पे या 24 से लेकर 28 पर, आई थिंक 24 से लेकर 28 पे है, मैं चेक कर लूँ क्योंकि जब मैं गलत ना बोल रहा हूँ। ओके, 24 से लेकर 28 पे है, आई थिंक सो। 24 से लेकर 28 पे है, ठीक हो गया। ओके, मैं एक और जगह पे भी कंफर्म कर लूँ, लाइक
हाँ जी, 24 to 28 में इसको सही कर लेना। इसके बाद इंडक्शन ऑफ लेबर डायबिटीज़ में, प्रीक्लेम्शिया में, इन सब कंडीशन में आप 38 वीक पे करते होते हैं। एंटीकोगुलेंट यूज इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन, सेकंड में वारफेरिन, और थर्ड में क्या होती है, दोबारा लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन होती है। ओके, कोलिस्टेसिस ऑफ लिवर आफ्टर 38 वीक, इसमें भी अब इंडक्शन ऑफ लेबर 38 पे, इंडक्शन ऑफ लेबर 38 पे करते होती है। ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवाइड डिस्चार्ज और इचिंग है तो क्लोट्रिमazole आपने इस्तेमाल करनी है, ये कैंडिडियासिस की वजह से है। जो पहला आईजीएम नेगेटिव और आईजीजी पॉजिटिव है, दैट मींस प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है, वो इम्यून हो चुकी है। डोज ऑफ फोलिक एसिड एंटी एपिलेप्टिक होती है। ओके, अगर आपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना होता है तो आपने क्या देना, 400 माइक्रोग्राम की। अगर पहले हो चुका था, रिकरेंस को अवॉइड करना, तो आपने 4 मिलीग्राम की देनी है। ओके, इसके अलावा 4 या 5 हम दे सकते हैं एंटी एपिलेप्टिक वाली में या सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में। अगर बीपी काफ़ी ज़्यादा है, टॉनिक क्लोनिक फिट्स आना शुरू हो गया तो क्लैम्टिक फिट्स होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोराइटिस है, रेस बिलिरुबिन है और एएलपी है। क्लियर। प्रोराइटिस है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ, ईएलपी बढ़ा हुआ, तो इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस में देखने को मिलता होता है। कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, ओके, या ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस के अंदर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो सीरम फेरेटिन होती है। ड्रग फॉर बीपी, ओके, अगर बीपी माइल्ड है वैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेगनेंट में कौन से इस्तेमाल करते हैं, लूप डायबिटिक, लैबिटेरोल, मिथाइलडोपा, निफेटिपिन और हाइड्रोलिसिन इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में सीरम फेरेटिन कराना होता है। क्लियर। ठीक हो गया। अगर किसी का सीवियर प्रीक्लेम्शिया तो आपने सीजरियन सेक्शन के लिए अपने पेशेंट को एडमिट करना होता है, क्योंकि जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बीपी, ओके, बीपी देखो 140/90 का सेम वैल्यू है। शीज एसिम्प्टोमेटिक का, तो आपने रीअश्योरेंस करनी होती है, क्योंकि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। काज ऑफ एनीमिया इन ग्रैंड मल्टीपैरस फीमेल, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। प्री कंसेप्शनल डायबिटीज मेलाइटिस होती है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन को अवॉइड कर देती है। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीहाइड्रोमियास की हिस्ट्री तो डायबिटीज में देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लेम्शिया, तो अपने पेशेंट को एडमिट करना होता है। ओके, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग आपने करनी होती है। क्लियर। ग्लूकोज की नहीं, हाइपरटेंशन की। कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है इन वुमेन विद 8 वीक जेस्टेशन है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन, सेकंड में आपने वारफेरिन देनी होती है, फिर दोबारा थर्ड में आपके अपने लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन इस्तेमाल करनी है। रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लेम्शिया, ओके, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से या प्राइमरी ग्रेविटा की वजह से या पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है। इसके बाद सिम्फिजिया फंडाइट बड़ी है तो चेक ब्लड शुगर लेवल आपने कराना होता है। स्क्रीनिंग फॉर जीडीएम इन हाई रिस्क फीमेल, तो आपका ओजीटीटी आ जाएगा। इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जीडीएम है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जीडीएम क्या होता है, ओजीटीटी होता है। पहले 75 ग्राम का कराते हैं 60 to 20 वीक में अगर हाई रिस्क है, फिर आप रिपीट करते हैं 24 to 28 वीक में। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। काज ऑफ जीडीएम इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस 4 हार्मोन की वजह से थी। आपको बताया था कि कॉर्टिसोल की वजह से होती है। इसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से और इंसुलिनेज की वजह से होती है। अगर डायबिटीज कंट्रोल है तो आप इंडक्शन 38 to 39 वीक पे करनी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कार्डिक एनोमलीज आपको देखने को मिल सकती है। कार्डिक एनोमलीज में रटना मार लेना, क्या आपको देखने को मिल सकता है, वीएसटी, टीजी, ये आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। आगे चलते होते हैं हम। अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, वीएसटी होती है। मोस्ट स्पेसिफिक एब्नॉर्मलिटी कौन सी है, सैक्रल एजेनेसिस है। मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक एब्नॉर्मलिटी टीजी आ जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, HB7 से कम है, सीवियर है तो अपने पैक्स और सेल की ट्रांसफर देनी होती है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या, सीरम फेरेटिन है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्रीक्लेम्शिया, ओके, प्रीक्लेम्शिया में अगर हाइपरटेंशन हो, ब्लड वेन और प्रोटीन नीड हो तो आपने प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन करनी है। डिलीवरी ऑफ फीटस करना होता है। स्मोकिंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लेम्शिया होता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर एक्लेम्शिया सेम, लेकिन आपने क्या करना है, फीट्स को कंट्रोल करना होता है मैग्नीशियम सल्फेट से, और अगर टॉक्सिसिटी होगी तो अपनी कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने देना होता है। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन होती है, डज नॉट काज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। वाओ। ओके, प्रोराइटिस और एलएफटी डिरेज है तो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 5वां चैप्टर हमारा इमरजेंसी एंड द पोस्टमार्टम डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो पहला एपीएच होता है। एपीएच रटा मान लेना, ये काम कब से लेकर कब तक होता है, 24 वीक से लेकर ऑलमोस्ट एक्सटेंड करता होता है आपका डिलीवरी तक होता है, और डिलीवरी से लेकर 12 वीक तक वो आपका पीपीएच होता है। तो अभी एपीएच वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, एपीएच वाला। ओके, तो एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है, शॉक लाइक स्टेट के अंदर है 34 वीक्स पे। 34 वीक से डैट मीन्स एपीएच होगा। ओके, और वो उसकी डेथ होगी। अभी इसकी डेथ क्यों हुई है, एपीएच की वजह से हुई है। और एपीएच किसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है ना, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया अब्रप्शन, या फिर आपको उसकी वजह से देखने को मिल सकता है वाजा प्रीविया की वजह से हो सकता है। यानी इसकी जो डेथ हुई है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़ की वजह से हुई है। डैट इज वाई इसको बोलते हैं डायरेक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी या डायरेक्ट मैटरनल डेथ कहते होते हैं। काज ऑफ डेथ क्या, एपीएच। और एपीएच क्यों हो सकता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्रीविया और वाजा प्रीविया की वजह से होता है। अवॉइडेंस ऑफ डेथ, अब डेथ को कैसे अवॉइड कर सकते होते हैं। ओके, अपने एंटीनेटल केयर को अपने अवॉइड करना, इंप्रूव करना होता है। नंबर 2, हेल्थ के एजुकेशन को इंप्रूव करना होता है। सेफ डिलीवरी करनी है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। ओके, व्हाट आर द काजेस ऑफ मैटरनल डेथ होती है। मैटरनल डेथ के जो काजेस है उसको आपने 2 में डिवाइड करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी हाइपरकोगुलेबल स्टेट है तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एपीएच, पीपीएच की वजह से
हो सकती है। इनडायरेक्ट कॉजेज के अंदर क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉजेज के अंदर आपका इक्लेम्शिया तो सीएनएस के डिजीज की वजह से डेथ होता है ना, इक्लेम्शिया में जो कॉज डेथ होता है वो स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से आपने इसको इनडायरेक्ट इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा कार्डिक डिजीज, साइकेट्रिक कॉज और सिस्टमिक इलनेस आ जाएगा। अब जो सारा इस चैप्टर में ना सारी की सारी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज है, और तमाम ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, लाइक ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कॉल फॉर हेल्प है। नंबर 2 आपने मेंटेन ABCD आपने करना होता है। नंबर 3 आपने क्या करना होता है, आपने IV लाइन लगाई और IV फ्लूइड्स दे दिया। नंबर 4 आपने क्या करना होता है, लाइक मैं आपको कह सकता हूँ कि IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दे दिया। इसके अलावा यूरिन की कैथेटराइजेशन कर देनी होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज है, APH है जिसमें आपका प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शन और वाजा प्रीविया आ जाता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम हेमरेज या प्राइमरी या सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज आपका आ सकता होता है। कोर्ड प्रोलैप्स है, ओके, यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन इन्वर्जन है, ओके, ये मोटे मोटे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ये सारे मोटे मोटे आपको बता दिया, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं APH। तो पहला प्लेसेंटल एब्रप्शन। अच्छा, APH के ना ब्लीडिंग होती है 24 वीक से लेकर डिलीवरी तक, ओके। और रट्टा मार लेना कि इसका जो इंसिडेंस होता है 2 से लेकर 5% तक होता है। और इसमें 3 डिफरेंशियल पढ़ने हैं, प्रीविया एब्रप्शन और आपका क्या होता है कि आपको क्या देखने को मिलता है, वाजा प्रीविया होता है। पहले मैं एब्रप्शन के बारे में पॉइंट्स बता दूं। एब्रप्शन में आपको क्या पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, एब्रप्शन क्या होता है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली साइटेड प्लेसेंटा। जो नॉर्मली साइटेड प्लेसेंटा होता है ना वो सेपरेट हो चुका है। ये कॉम्प्लिकेट करता है 0.5 से लेकर 2% प्रेगनेंसीज को। अब इस पर मैटरनल और फीटल ब्लड लॉस होता है, यानी जो एब्रप्शन होता है माँ के लिए भी खतरनाक है, फीटस के लिए भी ज्यादा खतरनाक है, ओके, यानी दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, ओके। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो रिस्क फैक्टर में आपका प्रीक्लैम्सिया आ जाता है, स्मोकिंग आ जाती है, ट्रॉमा आ जाता है, कोकेन का यूज या एंटीकोगुलेंट या पॉलीहाइड्रोनियास की वजह से होता है। और इसके लिए क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेज क्लासिफिकेशन। पेज क्लासिफिकेशन में ग्रेड 0 का मतलब है रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट है, ग्रेड 1 का मतलब है फीटल हार्ट नॉर्मल है, ग्रेड 3 का मतलब है फीटल दोबारा बता दो, ग्रेड 0 का मतलब है रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट है, ग्रेड 1 का मतलब फीटल हार्ट नॉर्मल है, ग्रेड 2 का मतलब है फीटल डिस्ट्रेस है, ग्रेड 3 का मतलब है फीटल डेथ है या मास शॉक में चलेगी या DIC हो चुका है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये रट्टा मार लेना, क्लियर। अब इसकी 2 टाइप्स होती है, रिवील्ड ब्लीडिंग और होती है आपकी दूसरी होती है कंसील्ड ब्लीडिंग होती है। जो रिवील्ड ब्लीडिंग होती है इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेन कम होता है। कंसील्ड ब्लीडिंग के अंदर ब्लीडिंग कम होती है, पेन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और उसको डायग्नोस करने के लिए क्या कराना होता है, सबसे पहले आपको क्या हिस्ट्री में मिलेगा, सडन ऑनसेट ऑफ पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है, यूट्रस टेंडर होता है, हार्ड होता है, वुडी हार्ड होता है, और आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के फीचर देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं, माँ में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन होती है, पल्स बढ़ जाती है, स्वेटिंग होती है, टेकिकार्डिया होता है, फीटर की मूवमेंट्स कम हो जाएगी, और CTG के अंदर फीटर कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। ऑलमोस्ट ये देखने को मिलता होता है, सही हो गया। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक प्लेसेंटल एब्रप्शन की, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, शियान सिंड्रोम हो सकता है, फीटो मैटरनल हैमरेज की वजह से RH आइसोमिनाइजेशन हो सकती है, DIC सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक्यूट रीनल फेलियर है। फीटस में क्या हो सकती है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, FGR हो सकता है, या प्री टर्म बर्थ आपको देखने को मिल सकती होती है, क्लियर। आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, रिस्क फैक्टर आपको बता दिया, FGR, स्मोकिंग, पॉलीहाइड्रोनियास, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ट्रॉमा टू द एब्डोमेन और मल्टीपल प्रेगनेंसी है। क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, इन्वेस्टिगेशन को आपने 2 में डिवाइड करना है, मैटरनल वेलबींग के लिए और फीटल वेलबींग के लिए। जो मैटरनल वेलबींग के लिए होती है CBC, ESR, CRP, क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लोगे, DIC को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा ब्लड की क्रॉस मैचिंग करा लोगे, और फीटस को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और CTG करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प है, आपने ABCD को मेंटेन किया, IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दिया, यूरिन की कैथेटराइजेशन किया, और आपने ब्लड के ट्रांसफ्यूजन का बंदोबस्त किया, ओके। इसके बाद यहाँ पे इसने मैनेजमेंट थोड़ा अजीब और गरीब लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ना RH नेगेटिव है तो आपने NTD लगाना होता है, और अगर 36 से पहले किया है, 37 से पहले किया तो कोर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना होता है। और फिर इसके बाद देखना है कि फीटस के स्टेटस को नहीं बल्कि अच्छा ये तो कॉमन है। इसके बाद आपने क्या करना है, एब्रप्शन के अंदर आपने ये करना है, लाइक हम कह सकते हैं कि आपने ये देखना है कि एब्रप्शन की जो ब्लीडिंग है ना ज़्यादा नुकसानदेह किसके लिए होती है, फीटस के लिए होती है, ठीक हो गया। तो आपने ये सब चीज़ें करने के बाद ये देखा कि माँ अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, या फीटस अगर डेड हो चुका है, तो आपने वजाइनल डिलीवरी आपने करनी होती है। लेकिन अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो आपने क्या करना है, इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना होता है। तो ये इसकी सिंपल मैनेजमेंट होती है। और इसके बाद क्या स्टेप होता है, इसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, फिर आपने इसको मैनेज करना है, क्योंकि जो APH था वो PPH में कन्वर्ट हो गया डिलीवरी के बाद। तो PPH की क्या मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, यूट्रस की मसाज करनी है, बाई मैनुअल कंप्रेशन करनी होती है, यूट्रस में और वजाइना में अपने क्लॉट्स को रिमूव करना है, ये था कंजर्वेटिव। इसके बाद आपने यूट्रोटॉनिक एजेंट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। यूट्रोटॉनिक एजेंट में ऑक्सीटोसिन आप 5 से लेकर 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर या IV देते होते हैं। नंबर 2 ऑक्सीटोसिन आप 40 यूनिट देते हैं, 100 ml ऑफ नॉर्मल सिनाइन है। नंबर 3 रेक्टल माइसोप्रोस्टोल है, 800 से लेकर 1000 तक होता है। नंबर 4 सिंटोमेट्रिन होता है, सिंटोमेट्रिन में एर्गोमेट्रिन और साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, सिंटोसिनॉन देखने को मिलता है, 500 यूनिट और 5 यूनिट रट्टा मार लेना। इसके अलावा कार्बाप्रोस्ट होता है, 0.25 मिलीग्राम होता है, ओके। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी के अंदर क्या होता है, यूट्राइन बैलून इंसर्शन आ जाएगा, ओके, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आ जाएगा, इलियक आर्टरी लाइगेशन आ जाएगा, लास्ट में आपका हिस्टेरेक्टमी आ जाएगा, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है ना, ये किसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है? मदर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या मतलब होता है? ओके, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर, सही हो गया। ओके, अब इसमें ना जो ब्लीडिंग होती है, मैटरनल ब्लड लॉस होगा तो माँ के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके रिस्क फैक्टर के अंदर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया हो चुका है, यूट्राइन एनॉमलीज है, या असिस्टेड कॉन्सेप्शन है, ये आ जाता होता है। अब इसकी ग्रेडिंग में 4 में डिवाइड करना है। ओके, नंबर 1 है कि अगर ना लो लाइंग प्लेसेंटा है, लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उसको ग्रेड 1 कहते होते हैं। अगर वो मार्जिन पे इंक्रोच कर रहा है, मार्जिन के करीब आ गया तो वो ग्रेड 2 है। अगर वो पार्शियली कवर कर रहा है इंटरनल लॉस को, ग्रेड 3 है। और क्लास 4 के अंदर क्या होता है कि वो कंप्लीटली कवर कर लेता है इंटरनल लॉस को। क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे प्लेसेंटा प्रीवियस के अंदर? सेम ऑलरेडी मैटरनल वेलबींग के लिए और फीटल वेलबींग के लिए। मैटरनल वेलबींग के लिए क्या करा लोगे? सीबीसी क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लोगे, ब्लड की क्रॉस मैचिंग करा लोगे। क्लियर, इसके अलावा और क्या करा लोगे? आरएफटी एलएफटी करा लोगे। और फीटस के लिए क्या करा लोगे? अल्ट्रासाउंड करा लोगे और सीटीजी वगैरह करा लोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसकी जो क्या क्लिनिकल फीचर होता है? पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन टेंडरनेस नहीं होती, यूट्रस सॉफ्ट और रिलैक्स होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं इसकी मैनेजमेंट के अंदर। सेम मैनेजमेंट है। सबसे पहले क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प है, मेंटेन ABCD है, IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दिया। इसके बाद आपने क्या दिया? लाइक हम कह सकते हैं कि आपने यूरिन की कैथेटराइजेशन कर दी। फिर आपने क्या किया? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद देखा कि पेशेंट स्टेबल था या नहीं। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपने क्या करना होता है? 48 आवर्स तक अपने ऑब्जर्वेशन करना है, NDD का इंजेक्शन लगा देना होता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवर दे देना है। लेकिन माँ अगर अनस्टेबल है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है और फीटल डिस्ट्रेस भी आना शुरू हो गया तो आपने क्या करना होता है? C सेक्शन करना होता है। 1 सेकंड C सेक्शन से पहले आपने क्या देना? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवर दे देना अगर 36 से पहले किया है। क्लियर, और अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को कैसे रोकोगे आप? वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑलरेडी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। इसके बाद चलते हैं PPH के अंदर। PPH के अंदर क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है आफ्टर द डिलीवरी होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500, ओके, अगर सिजेरियन सेक्शन हो तो 1000, और अगर सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी हुई है तो 1500। इस केस में आप PPH लेवल करते हैं। PPH आगे यहाँ पे 3 टाइप का लिखा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है। प्राइमरी PPH क्या कब होता है? विद इन द 24 आवर्स आपको देखने को मिलता है डिलीवरी के। सेकेंडरी वाला 24 से लेकर 6 वीक तक होता है, लेकिन कुछ वो कहते हैं 24 से लेकर 12 वीक तक कर लो। और जो मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज होता है, इसमें क्या होता है? ब्लड लॉस 2.5 लीटर से ज़्यादा का देखने को मिलता है। नंबर 1 2.5 लीटर से ज़्यादा का हो, नंबर 2 5 मिनट का ब्लड लगाना पड़े, नंबर 3 कोआगुलोपैथी हो, उसको बोलते हैं मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है। ओके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, PPH वगैरह हो जाएगा। अब इसके बाद PPH की काजेस या रिस्क फैक्टर पे आ जाती है। इसके 4 ही रट्टा मारने का। नंबर 1 टोन, ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन है। टोन के अंदर मोस्ट कॉमन यूट्राइन एटोनिया, यूट्राइन एटोनिया का भी मोस्ट कॉमन काज होता है ग्रैंड मल्टीपैरिटी है। ग्रैंड मल्टीपैरिटी का क्या मतलब है? 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा किया है। नंबर 2 मैक्रोसोमिया, प्रोलॉन्ग लेबर या ऑक्सीटोसिन यूज की वजह से। दूसरा ट्रॉमा, ट्रॉमा पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है। टिश्यू के अंदर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, और थ्रोम्बस के अंदर क्या हो सकता है? हीमोफीलिया या DIC आ सकता होता है। क्लियर, सही हो गया। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? इसकी मैनेजमेंट के अंदर इसमें भी क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक वाले फीचर देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या? सबसे पहले वही है, कॉल फॉर हेल्प है, मेंटेन ABCD है, IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दिया, ओके, और यूरिन की कैथेटराइजेशन करी। इसके बाद आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में यूट्रस के मसाज किया, बाई मैनुअल कंप्रेशन करनी होती है, और यूट्रस में वजाइना में क्लॉट्स को रिमूव करना है। इसके बाद यूट्रोटॉनिक एजेंट इस्तेमाल करने हैं। यूट्रोटॉनिक में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल करते हैं, 5 से लेकर 10 मिनट इंट्रामस्कुलर देते हैं, या IV दे सकते हैं। दूसरा रट्टा मार लेना, जो ऑक्सीटोसिन है 40 मिनट इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन है, ओके, 4 घंटे में देते हैं। रेक्टल माइजोप्रोस्टोल है 800 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम है, ओके। इसके अलावा सेंटोमेट्रिन होता है 500, एर्गोमेट्रिन प्लस सिंटोसिनिन है 5 यूनिट की, एर्गोमेट्रिन देते होते हैं। और लास्ट में आपने रट्टा मार लेना, कार्बाप्रोस 0.25 मिलीग्राम आ जाता होता है। अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही तो आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करना, जिसमें ये क्या होता है? यूट्राइन बैलून इंसर्शन है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, ओके। इसके अलावा इलियक आर्टरी लाइगेशन और हिस्टेरेक्टमी वगैरह आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपका। ओके, तो एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, अच्छा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे अगर एक्सेसिव वजाइनल डिलीवरिंग या PPH हो रहा है? तो आपने क्या कराना है? CBC क्लॉटिंग प्रोफाइल, ब्लड की क्रॉस मैचिंग करानी है, LFT RFT और अल्ट्रासाउंड करा लोगे। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ऑफ PPH है। PPH की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? PPH की वजह से क्या होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से आपको क्या मिलेगा? एक्यूट रीनल फेलियर आपको देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पिट्यूटरी के तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं शीहान सिंड्रोम। सेरेब्रल एनॉक्सिया आपको देखने को मिलेगा। पुरपुरियल सेप्सिस या मेटनल डेथ आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग ऑफ फीटल शोल्डर होता है। यानी अगर वजाइनल की फैलिक डिलीवरी हुई है और आपको एडिशनल मैन्यूवर परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि शोल्डर को डिलीवर कर सके, ओके। यानी हेड डिलीवर हो चुका लेकिन शोल्डर डिलीवर नहीं हो रहा और आपको एडिशनल मैन्यूवर परफॉर्म करने पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। अब शोल्डर डिस्टोशिया के जो रिस्क फैक्टर होते हैं आपने इसको 2 में डिवाइड करना होता है। क्लियर, सही हो गया। कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं? ओके, बच्चे से रिलेटेड है, यानी कोई होते हैं आपके मैटरनल या फीटल आपके यहाँ। फीटल में क्या हो सकता है? अगर लार्ज बेबी है, मैक्रोसोमिया 4 kg से बड़ा है, ओके, या फिर कहने का मतलब है कि बल्कि आप ऐसे रट्टा मार लो, मैक्रोसोमिया या प्रीवियस हिस्ट्री शोल्डर डिस्टोशिया किया, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है। और माँ में क्या हो सकता है? पोअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस किया, GDM है, ओबीस फीमेल है। क्लियर, ठीक हो गया।
या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, इस केस में आपको शोल्डर डिस्टोशिया आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके अलावा इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर के अंदर क्या है, अगर प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, या इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी है, लेबर को इंड्यूस किया या ऑगमेंटेशन किया, तो इस केस में आपको शोल्डर डिस्टोशिया देखने को मिलता होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया? माँ में क्या होती है, बच्चों में क्या होती है? माँ में तो पीपीएच हो जाएगा, 3rd और 4th डिग्री पेनिनल टेयर हो जाएगा। 3rd डिग्री का मतलब है एनल स्फिंक्टर डैमेज हो गया, 4th का मतलब है रेक्टल म्यूकोसा डैमेज हो गया। इसके अलावा पीपीएच हो जाएगा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाएगा। बच्चों में क्या हो सकता है, बच्चों में रट्टा मार लेना कि क्लैविकल फ्रैक्चर हो जाती है, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकती है और ब्रेकियल प्लेक्सस की पाल्सी हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस की पाल्सी की वजह से क्या होता है, अब्स्ट्यूशन पाल्सी होती है, दूसरी तरफ क्लम की पाल्सी होती है। अब्स्ट्यूशन में C5 C6 और क्लम की में क्या होता है, C8 और T1 की पाल्सी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, ये भी आपको इसमें आ जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब शोल्डर डिस्टोशिया की मैनेजमेंट है, शोल्डर डिस्टोशिया की मैनेजमेंट को रट्टा मारना है, मिमोनी के हेल्प पर है। ओके, एच से क्या होगा, कॉल फॉर हेल्प है। ई से क्या होगा, एपिजियोटमी आपने करनी होती है। क्लियर, एल से क्या होगा, एल से क्या होगा, लेग्स इनटू मैक्रोबर्ट्स पोजीशन है। मैक्रोबर्ट्स पोजीशन क्या होती है, हाइपर फ्लेक्शन होती है हिप की, थाई एबडक्टेड होगी, एक्सटर्नली रोटेटेड होगी। ठीक हो गया, मैक्रोबर्ट्स पोजीशन क्या है, हाइपर फ्लेक्शन हिप्स की होना, थाई का एबडक्शन होना, एक्सटर्नल रोटेशन होना। इसके बाद पी है, पी से क्या होता है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर होता है। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर कहाँ लगाते हैं, PA यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर पे लगाते होते हैं। क्लियर, इसके बाद ई से क्या होगा, एंटर पेल्विस फॉर इंटरनल मैन्यूवर है, पेल्विस में एंटर हो जाएगा फॉर इंटरनल मैन्यूवर। वो कौन से होते हैं इंटरनल मैन्यूवर, पहला है रूबिन 2। रूबिन 2 में क्या होता है, 1 सेकंड प्रेशर वही लगा होगा, पी है व्यू में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर में, इसको बोलते हैं रूबिन 2। अगर ये फेल हो जाता है तो आप ऑपोजिट कर दोगे, लाइक वो होगा वुड स्क्रू है। अगर वो भी फेल हो जाता है तो आपने प्रेशर लगाना है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर, तो उसको बोलते हैं रिवर्स वुड स्क्रू है। इसके बाद आर से हो जाएगा, आर से हो जाएगा रिलीज ऑफ पोस्टीरियर आर्म है, रिलीज ऑफ पोस्टीरियर आर्म है ताकि हम पोस्टीरियर शोल्डर को रिलीज कर सके। फिर एक और आर से होता है रोल ओवर टू ऑल 4, चारों लिम्स के ऊपर लेट जाना, उसको बोलते हैं हम गैस्केट मैन्यूवर। लास्ट में क्या होता है, जावानेली मैन्यूवर होता है। जावानेली मैन्यूवर के अंदर क्या होता है, fetus के हेड को वापस पेल्विस में शिफ्ट करते हैं और सिजेरियन सेक्शन वगैरह कर देते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाता है। इसके अलावा क्लीडोटमी या सिम्फियोटमी ये भी कर सकते होते हैं, लेकिन हम करते नहीं होते। इसके बाद सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज है। पूरी वाले हम MCQ स्टार्ट कर रहे हैं, MCQ नहीं SCQ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज है। सेकेंडरी में क्या होता है, 24 आवर्स लेकर 6 वीक में आपको देखने को मिलता है। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे ना 2 चीज़ें आएगी सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर। ओके, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के कॉजेस में एंडोमेट्राइटिस की वजह से हो सकता है और रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से देखने को मिल सकता होता है। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, क्लियर। तो पहले तो रट्टा मारना, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज 24 से लेकर 24 आवर्स से लेकर 6 वीक तक होता है। कुछ बुक 12 वीक्स भी लिख देती है। मोस्ट कॉमन टाइम कितना होता है, 7 to 14 डेज होता है। अब इसकी कॉजेस को अपने 2 में डिवाइड करना है, एंडोमेट्राइटिस और रिटेन प्रोडक्टिव कंसेप्शन है। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में लो ग्रेड फीवर होगा, दोनों में पंजेंट लूचिया देखने को मिलेगा। लेकिन जो एंडोमेट्राइटिस होगा इसमें कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, यानी इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन कांस्टेंट होगा, जबकि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के अंदर क्या होगा, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, जो एंडोमेट्राइटिस में यूट्रस होगा ना वो टेंडर होगा, जबकि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में यूट्रस क्या होगा, इनलार्ज होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, इंटरनल ओस किस में खुला होगा, किस में बंद होगा। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में ओपन होगा, जबकि एंडोमेट्राइटिस में बंद हुआ पड़ा होगा। क्लियर। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीबायोटिक दे देते होते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी होती है, आईवी फ्लूइड्स देनी है और यूट्राइन इवैक्यूएशन आपने करनी होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगा मैंने कैसे लेके चलाऊं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेता हूं। प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर 7 दिन पहले हुई थी। ओके, यानी कि सेकेंडरी वाले केस के अंदर आ रहा है, 7 to 14 डेज में आपको देखने को मिलता है। फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, दैट मींस रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। ओके, और इसको ब्लीडिंग की वजह से क्या होना शुरू हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, सर्वाइकल ओस भी ओपन है, यूट्रस का साइज भी बढ़ा हुआ है। तो सारे रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के पॉइंट्स बता रहे हैं। अब बता रहा कॉजेस ऑफ सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज है। उसका निमोनिया का CREB, सी से कोरियोकार्सिनोमा, आर से रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ई से एंडोमेट्राइटिस है और बी से क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉन विलिब्रियन डिजीज है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, सारी आप वो PPH वाली CBC ESR CRP क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लोगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करा लोगे, LFT RFT करा लोगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, पहले तो आपने वही रिससिटेट करना होता है, कॉल फॉर हेल्प रिससिटेट करना होता है, IV ने लगाई, IV फ्लूइड्स दिया, मीन आपने क्या करना, आपने ऑक्सीटोसिन आपने इस्तेमाल करना होता है, एंटीबायोटिक दे दिया और अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही IV फ्लूइड्स दे दिया और नहीं रुक रही तो यूट्राइन इवैक्यूएशन किया, नहीं रुक रही तो आपने हिस्टेरेक्टमी कर दिया। क्लियर, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, व्हाट आर द की फीचर ऑफ RPOC। अब ये वाला याद ना करना, जो मैंने आपको बताया वो आप याद रख लेना। वो क्या थे, कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन है, यूट्रस टेंडर होता है, ओके, क्लोज सर्वाइकल लॉस होता है, लो ग्रेड फीवर और आपको पंजेंट लूचिया या डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में क्या होगा, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में 2 तरह की कंडीशन आती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और DVT आ जाता होता है। ओके, तो आप आराम से डायग्नोस कर लोगे। अभी इस पेशेंट में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रिस्क फैक्टर है, नंबर 1 ओबीज है, ये रिस्क फैक्टर होता है। नंबर 2 बड़ी सर्जरी हुई है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है,
और इसके बाद बेड रेस्ट किया है और प्री क्लैम्सिया, ये चारों इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डीवीटी क्या होती है? डुप्लेक्स या कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड होता है जो आपने प्रेगनेंसी में करानी होती है, वो V/Q स्कैन होता है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? आपने क्या करना होता है? ग्रेजुएटेड इलास्टिक कंप्रेशन या न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग देनी होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना होता है। वारफिन प्रेगनेंसी में यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते होते, थ्रोम्बोलिटिस कर सकते हो, सर्जिकल थेरेपी कर सकते होते हैं। लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे, इसमें डीवीटी वाला पॉइंट भी लिखा हुआ और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाला पॉइंट भी लिखा हुआ, तो इसको वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सिंपल डीवीटी लिखना होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अब रिस्क फैक्टर इन दिस पेशेंट है, एज काफी ज़्यादा बड़ी हुई है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और बेड रेस्ट किया होगा। इसके बाद पुरपुरियल सेप्सिस है। और 3 चीज़ आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी पेशेंट को क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन है, पंजेंट लूची है, लो ग्रेड फीवर है, तो आपका डायग्नोस क्या था? आपका सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू आरपीओसिस में हेमरेज भी था। लेकिन अगर सिर्फ बुखार है, ओके, पुरपुरियल पायरेक्सिया आ जाएगा। कैसे डिफाइन करते हैं पुरपुरियल पायरेक्सिया को? लाइक फीवर 38 का या 100.4 का होगा। ओके, पहले 10 दिनों में 2 दिन पे देखने को मिलेगा और आपने फर्स्ट 24 आवर को एक्सक्लूड करना है। इन शॉर्ट अगर सिर्फ बुखार हो, पहले 10 दिनों में से सिर्फ 2 दिनों में हो, तो उसको बोलते हैं पुरपुरियल पायरेक्सिया। अगर बुखार के साथ आपको हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, राइगर आपको देखने को मिले, ऑफेंसिव डिस्चार्ज देखने को मिले, तो आपने पुरपुरियल सेप्सिस आपने लिखनी होती है। क्लियर? सही हो गया। पुरपुरियल सेप्सिस आपने लिखनी होती है। ऑलमोस्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और इसमें यूट्रस, बोगी, टेंडर, लार्जर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बता देता हूँ। ओके, हिस्ट्री ऑफ डिलीवरी 5 डेज बैक है। ओके, यानी पुरपुरिया में है, फीवर है, राइगर्स और चिल, हाई ग्रेड फीवर है और फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ऑफेंसिव लूचिया, तो ये क्या होता है? पुरपुरियल सेप्सिस होता है। क्लियर? डायग्नोस कर लोगे ना आप तो। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पे आ जाते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को 2 में डिवाइड करना है, एरोब्स और एनारोब्स है। जो एरोब्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव एरोब्स में रट्टा मारने के स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस होता है। स्टेफिलोकोकस में स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस है, और इसके अलावा बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस भी आ जाएगा। ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? लाइक ग्राम नेगेटिव एरोब्स में कौन कौन से आते हैं? लाइक आप कह सकते हो कि क्लेप्सिला आ जाएगा। ओके, इकोलाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को रट्टा मार लो, सूडोमोनास को रट्टा मार लो। और एनारोब्स में आपको पता है कि बैक्टीरिया और फिजोबैक्टीरिया में, मिसलिनियस में क्लैमिडिया ट्रैकोमैटस है, माइकोप्लाज्मा होमिनस और यूरियोप्लाज्मा यूरालिटिकम आ जाएगा। क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं इन केस ऑफ लाइक हम कह सकते हैं कि पुरपुरियल सेप्सिस? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो क्या होती है? नंबर 1 विजाइनल स्वैब आपने कराना होता है कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। इसके अलावा सीबीसी करा लोगे, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस को देखने के लिए। जूनियर इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल करा लोगे, कोआगुलेशन प्रोफाइल करा लोगे, कोआगुलोपैथी को देखने के लिए। हाई विजाइनल स्वैब करा लोगे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लोगे रिटेन टिश्यू को देखने के लिए। और आर्टीरियल ब्लड करा लोगे हाइपोक्सी एसिडोसिस को देखने के लिए। ओके, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? आपने एनाल्जेसिक देना, एंटीपायरेटिक दे रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप सेफ्लोस्पोरिन दे दोगे, लाइक 3rd जनरेशन सेफ्ट्रैक्सोन दे देना आप, मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल कर लेना और कोमोक्सिक्लेव इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा अगर सीवियर इन्फेक्शन है, आईवी फ्लूइड्स दिया, आईवी एंटीबायोटिक दिया। ओके, और अगर सर्जरी आपको करनी पड़े तो आपने क्या करना है? पेल्विक हीमाटोमा को ट्रेन करना होता है और सेकेंडरी रिपेयर करना है वुंड के डिसेंस का। वुंड के डिसेंस का सेकेंडरी रिपेयर है और ड्रेनेज ऑफ पेल्विक हीमाटोमा। इसके बाद कॉजेज ऑफ पुरपुरियल पायरेक्सिया। पुरपुरियल पायरेक्सिस को डिफाइन मैंने कैसे किया था? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का होगा, पहले 10 दिनों में 2 दिनों में देखने को मिलेगा, फर्स्ट 24 आवर्स को आपने एक्सक्लूड करना होगा। कॉजेज ऑफ पायरेक्सिया में क्या होगा? मोस्ट कॉमन तो पुरपुरियल सेप्सिस। इसके अलावा आपने एंडोमेट्राइटिस और रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वगैरह ऐड कर लेनी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐड कर लो, डीवीटी ऐड कर लो, पाइलोनेफ्राइटिस और मास्टाइटिस या ब्रेस्ट एब्सिस की वजह से हो सकेगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पुरपुरियल सेप्सिस? रट्टा नहीं लगाना, 2 में डिवाइड कर दो। नंबर 1 आप इम्यूनिटी को कम कर दो, माँ की इम्यूनिटी कम कर दो। कैसे कम करोगे? ओबीज कर दो, डायबिटीज, एचआईवी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रही है, या फिर इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे इन्फेक्शन को? फॉर एग्जांपल कोई अगर कहने का मतलब है मल्टीपल वजाइना का एग्जामिनेशन कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी है, या कहने का मतलब है सिजेरियन सेक्शन है, या फिर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, या प्रोलॉन्ग लेबर है, उस केस में इन्फेक्शन आ सकता होता है। क्लियर? सही हो गया। इन्फेक्शन को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एरोब्स या एनारोब्स हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइकियाट्रिक इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं? 4 इश्यूज देखने को मिलते हैं। पोस्टमार्टम पिंक, पोस्टमार्टम ब्लू, पोस्टमार्टम या पुरपुरियल साइकोसिस और पुरपुरियल डिप्रेशन होता है। जो पोस्टमार्टम पिंक होता है फर्स्ट 24 से लेकर 48 आवर्स में आपको देखने को मिलता है। इसमें मूड एलिवेट हो जाता है, हाइपर एक्साइटमेंट होती है, ओवर एक्टिविटी होता है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग होती है। पोस्टमार्टम ब्लूज आपको फर्स्ट 2 वीक्स में देखने को मिलता होता है। पोस्टमार्टम ब्लूज में क्या होता है? फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है, टीयरफुलनेस होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मूड स्विंग होता है, फटीग और हेडेक आपको देखने को मिलता है। क्लियर? दूसरा आपका पुरपुरियल साइकोसिस है। साइकोसिस इसका जो होता है ना इंसिडेंस रेट, ओके, अच्छा, ये रट्टा मारना फर्स्ट 3 वीक्स में प्रेजेंट कर जाता होता है। क्लियर? फर्स्ट 3 वीक में प्रेजेंट कर जाता होता है, मोस्टली 5वें दिन पर प्रेजेंट करता होता है। इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री पुरपुरियल साइकोसिस की है, प्रीवियस हिस्ट्री बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसको पुरपुरियल साइकोसिस या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की हिस्ट्री है। सिम्पटम में क्या मिलेगा? रेस्टलेस होगा, एजिटेशन आपको देखने को मिलती है, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलती है, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन होती है, उसको थॉट्स आ रही होती है सेल्फ हार्म की। ओके, यानी हैलुसिनेशन और डिल्यूजन आपको आ रही होती है। क्लियर? सही हो गया। तो ये पुरपुरियल साइकोसिस हो जाएगा। पुरपुरियल साइकोसिस का क्या मैनेजमेंट होता है? वंस अगेन साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी करनी है। साइकोथेरेपी के अंदर आप सीबीटी, रिएश्योरेंस
इंश्योरेंस, एजुकेशन वगैरह देते हैं, सोशल सपोर्ट को बढ़ा देते होते हैं। और फार्माकोथेरेपी के अंदर क्या होता है, फार्माकोथेरेपी के अंदर आपने क्या देना होता है, फॉर एग्जांपल लाइक एंटी साइकोटिक्स दे दोगे, क्लोप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोरा, लिथियम दे दोगे एक्यूट मेनिया के लिए, और एंटी डिप्रेशन ऐड कर दोगे। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वैसे इनका, ओके ठीक हो गया। एंटी डिप्रेशन का 10 से लेकर 14 दिन तक लगते होते हैं। टीसीए ज़्यादा प्रेफर करते होते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से इंटरफेयर नहीं करते। इसके अलावा एंटी साइकोटिक और मूड स्टेबलाइजर है। लिथियम ऐड कर लोगे, कहते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक के लिए आपने लिथियम देनी होती है, जिसको पास से पुरपुरियल साइकोसिस किया पोस्टमार्टम डे पे आपने स्टार्ट कर देनी है। इसका जो रिकरेंस रेट होता है 1 in 2 होता है, ओके। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी विद इन 2 years में आपको देखने को मिलती है, इसका 50% आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। बाकी डिप्रेशन वाला डिप्रेशन आपको पता है कि निमोनिक साइगी कैप्स आपको देखने को मिलता होता है। अगर मैं तीनों को कंपेयर कर दूं, पोस्टमार्टम ब्लूज ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, 70 to 80% होता है। डिप्रेशन और साइकोसिस थोड़े रेयर होते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज 2 से लेकर 4 दिन में प्रेजेंट कर जाता होता है, यानी पहले कह सकते हैं कि पहले 10 दिन के अंदर या फर्स्ट वीक में प्रेजेंट कर जाता है। जो डिप्रेशन होता है ये 1 साल के अंदर जाता होता है, 2 हफ्ते से लेकर 12 महीनों तक, ओके। जबकि साइकोसिस में आपका 5वें दिन पे प्रेजेंट कर जाता होता है, यानी पहले 2 हफ्ते में प्रेजेंट कर जाता है। पोस्टमार्टम ब्लूज में माइल्ड इंसोम्निया होता है, फटीग होता है और रो रही होती है, क्राई कर रही होती है। डिप्रेशन में क्या होता है, इरिटेबल होता है, फोबिया होता है, एंजाइटी होता है, सिम्टम इवनिंग में वर्स हो जाती है। साइकोसिस में क्या होता है, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, अटेंशन डेफिसिट देखने को मिलता है। पोस्टमार्टम ब्लूज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। डिप्रेशन का एंटी डिप्रेशन होता है, एंटी साइकोटिक आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर में, पुरपुरियल साइकोसिस में। इसके बाद एक फीमेल है, ओके। आपने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग कैसे करनी होती है, क्लियर, सही हो गया। तो ब्रेस्ट फीडिंग आपने बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बहुत सारे होते हैं। आपने बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, लाइक विद इन 1 hour आफ्टर डिलीवरी कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक करनी होती है, और आपने रूमिंग इन की प्रैक्टिस करनी होती है। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स इन एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल में क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या जो लैक्टेटिंग फीमेल में क्या देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 ब्रेस्ट की इनगॉर्जमेंट होती है। नंबर 2 मास्टाइटिस होता है। नंबर 3 आपको पेनफुल निपल होते हैं। नंबर 4 इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्लियर, सही हो गया। ये आपको देखने को मिलता है। नंबर 1 ब्रेस्ट की इनगॉर्जमेंट है। अगर ब्रेस्ट की इनगॉर्जमेंट है तो आपने मैनुअल एक्सप्रेशन करनी है, ओके। मैनुअल एक्सप्रेशन बाय फर्म सपोर्ट से मैनुअली आपने एक्सप्रेस करना होता है। और अपने फीडिंग से पहले वार्म टॉवल और फीडिंग के बाद आपने कोल्ड टॉवल आपने अप्लाई करनी होती है। इसके बाद मास्टाइटिस में क्या होता है, फीडिंग के सिचुएशन कर दोगे, एंटीबायोटिक थेरेपी और ब्रेस्ट पम्प दे दोगे, क्लियर। या पड़ेगी पेनफुल निपल के एनाल्जेसिक और इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए सर्जरी करते होते हैं, ओके। अब एग्जाम में भी आ सकता है ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो 6 महीने तक होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, नंबर 1 ब्रेस्ट मिल्क होता है, ये रूम टेम्परेचर पे या राइट टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है। आइडियल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, चीपर होता है न्यूट्रिशनल फार्मूला से। और इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम होते हैं। माँ में क्या फायदा होगा, माँ में क्या होगा कि ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे काम आता है। बच्चों में क्या नहीं हो सकता, नेक्रोटाइजिक एंटीरियर कोलाइटिस, इन्फेक्शन, डायबिटीज विलाइटिस, ओके, कैंसर वगैरह सब आपको देखने को नहीं मिलते होते, क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। कहते हैं कि अगर किसी फीमेल का HIV है तो अपने ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना होता है, क्लियर, सही हो गया, ओके। अच्छा, मास्टाइटिस वगैरह आ जाते हैं। मास्टाइटिस का लाइक जो मास्टाइटिस इन्फेक्शियस कॉज होता है, मास्टाइटिस में क्या होता है, आपको इन्फ्लेमेशन के साइन देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज होता है ना, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। और वो कहाँ से आता है, बेबी की नोज से और बेबी के माउथ से आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो ये मास्टाइटिस आ जाएगा। क्या होती है ब्रेस्ट की कंडीशन, पुरपुरिया में ब्रेस्ट की इनगॉर्जमेंट होती है, क्लियर। इसके अलावा और क्या होते हैं, ओके, ब्रेस्ट की इनगॉर्जमेंट थी, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज था, ओके, मास्टाइटिस था और पेनफुल निपल था। 4 कंडीशन में रट्टा मार लेनी है। मोस्ट कॉमन काज मास्टाइटिस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। अर्ली स्टेज मास्टाइटिस तो आपने क्या करना होता है, लाइक एंटीबायोटिक देनी होती है। कौन सी एंटीबायोटिक दोगे, फ्लूक्लोक्सासिलिन और कोमोक्सिक्लेव दोगे, एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और लोकल हीट और एनाल्जेसिक अप्लाई करोगे। अगर एब्सेस बन गया तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करनी होती है और इंसिडेंट ड्रेनेज आपने करना होता है। और प्रिवेंशन कैसे करोगे, आपने अफेक्टेड चाइल्ड से ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना होता है, ओके। एम्प्टी करना है ब्रेस्ट को यूजिंग द ब्रेस्ट पंप और अपने लैक्टेशन को रोक देना यूजिंग ब्रोमोक्रिप्टिन। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, CBC करा लोगे, टोटल या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, मिल्क या पस की एस्पिरेशन कर लोगे फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। कैसे ले सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से ले सकते हैं और अल्ट्रासाउंड से आप एस्पिरेशन वगैरह कर सकते होते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओके। एक पेशेंट फीमेल OPD में आई है 12 पोस्टनेटल डे पर। 12 पोस्टनेटल डे आई है पूरी वाले फेस में, ये हैवी वजाइनल ब्लीडिंग और हाई ग्रेड फीवर है। डेट में से क्या हो सकता है, ओके, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस वगैरह देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन था, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो उसको टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओके, ठीक हो गया, ओके, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ऑन द 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे। तो जो मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से। अब कोरियम न्यूनाइटिस शुरू में नहीं हो सकता क्योंकि मेम्ब्रेन तो अब चली गई है, ओके। अब 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे पे एंडोमेट्राइटिस आपको देखने को मिलेगा, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, फीवर, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी पैरा जिसको डिप्रेशन है, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट और रिकरेंट थॉट्स ऑफ सुसाइडल 2 वीक्स, यानी इसको पोरियम डिप्रेशन वगैरह हो गया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। तो ड्रग चॉइस क्या होती है, TCA होती है। थोड़ी स्लो काम करती है 10 to 40 डेज में, लेकिन TCA को प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से इंटरफेयर नहीं करती होती। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 35 ईयर ओल्ड, ओके, 36 वीक भी आई है विद एब्डोमिनल पेन एंड पैलर है, ओके। प्लेसेंटा अब्रप्शन उसको
डायग्नोस हुआ था। प्लेसेंटल अब्डक्शन में आपने क्लोटिंग प्रोफाइल कराना होता है, पीटी एपीटी टाइम कराना होता है। फिफ्थ पोस्टनेटल डे पे फीवर बढ़ गया है, मॉडरेट टू हाई वजाइनल ब्लीडिंग है, फुल स्वेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है। तो मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ओके 38 वीक भी आई है, मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ओके। और सून आफ्टर शी वाज प्लेस्ड इन द बेड, ओके। तो सीटीजी, ओके, जैसी मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, ओके, मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो फ्रेश ब्लीडिंग हुई है, और फ्रेश ब्लीडिंग के बाद ब्रेडिकार्डिया देखने को मिला, लेकिन कोई कोर्ट का प्रोलैप्स नहीं है। एब्डोमेन सॉफ्ट और वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या हुआ है, वाजा प्रीविया की वजह से देखने को मिलता है। पोस्टमार्टम ब्लूज 80% फीमेल में देखने को मिलता होता है, आपको फर्स्ट 2 वीक में देखने को मिलता होता है, ओके। ग्लोबली इन्फेक्शन और जो हैमरेज होता है 70% ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट करा देता होता है, ओके। एसवीडी से डिलीवरी हुई है, पोस्टमार्टम हैमरेज है, मोस्ट कॉमन काज है पोस्टमार्टम हैमरेज। मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, यूट्राइन एटोनी की वजह से देखने को मिलता होता है, ओके। मल्टी ग्रेविडा या मल्टी पैरिटी में इसके अलावा प्रोलॉन्ग लेबर में ऑक्सीटोसिन का यूज करने की वजह से हो सकता है। वुडी हार्ड यूट्रस प्लेसेंटल अब्डक्शन में होता है, फिट्स इक्लम्शिया में होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर किसी को प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ था, आपने वजाइनल डिलीवरी करा दी या इंड्यूस कर दी लेबर को ऑक्सीटोसिन से, तो यूट्राइन रप्चर हो जाएगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन आपको 6 वीक के राउंड आपको देखने को मिलता है, वैसे 12 महीनों तक आपको देखने को मिल सकता है। की हार्मोन ऑफ लैक्टेशन क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है। एमएमआर पाकिस्तान में 178 होता है। ट्रीटमेंट ब्रेस्ट एब्सिस इन सीन एंड ड्रेनेज आ जाती है। क्लियर वाजा प्रीविया में क्या होता है, एंटीपार्टम हैमरेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जैसी मेम्ब्रेन रप्चर होगी ना तो फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग होगी और फीटल ब्रैडिकार्डिया देखने को मिलता है। 5% ऑफ फीमेल एट 20 वीक्स, यानी 20 वीक्स में नॉर्मली स्कैन कराते हैं, वहाँ पे लो लाइंग प्लेसेंटा 5% में आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद है मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट इनकॉर्चमेंट है, ओके। अलाउ द बेबी इजी एक्सेस टू द ब्रेस्ट है, यानी ब्रेस्ट इनकॉर्चमेंट में क्या करना होता है, आपने मैनुअल आपने क्या एक्सप्रेशन करनी होती है मिल्क की, ओके। और फीडिंग से पहले आपने वार्म टॉवल और फीडिंग के बाद कोल्ड टॉवल अप्लाई कर देंगे। सिम्पटम ऑफ पुरपुरियल साइकोसिस में एजिटेशन, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, फेलियर टू ईट, ड्रिंक और थॉट्स ऑफ सेल्फ हमारी होती है। पुरपुरियम क्या होता है, 6 वीक का पीरियड होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर होता है। इंसिडेंस ऑफ पोस्टमार्टम मेंटल डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का 10 to 15% इंसिडेंस आपको देखने को मिलता होता है, ओके। यस मैंने लिखा था, ओके। 10 to 15 होता है। साइकोसिस का 1.0.1 होता है, और जो पोस्टमार्टम ब्लूज होता है 70 to 80% होता है। क्लियर। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, राइट टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है, चीपर होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, और इन्फेक्शन को, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस को प्रिवेंट कर देता होता है। इंसिडेंस ये तो हो गया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में क्यों होती है, पोस्टमार्टम हैमरेज या हैमरेज की वजह से होती है। 178 रट्टा मार लेना। हेयर लॉस आफ्टर डिलीवरी, एलोपेशिया है, जो फिजियोलॉजिकल होता है, जिसको बोलते हैं टीलोजन एफ्लुवम, ये पता नहीं पहली दफा सुना मैंने। कॉन्ट्राडिक्शन टू द वजाइनल एग्जामिनेशन, तो आपने प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना। ऑफेंसिव लूचिया है, पायरेक्सिया है, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी, तो ये क्या हो चुका है, उसको पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस वगैरह डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मास्टाइटिस है, क्लियर। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मास्टाइटिस है, तो मास्टाइटिस का क्या कॉजेटिव एजेंट आपको देखने को मिल सकता है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। पोस्टमार्टम लो मूड विद अ डिक्रीज एपिटाइट आफ्टर डिलीवरी टू द, ओके। लो मूड है, डिक्रीज एपिटाइट है, 10 डेज में देखने को मिल रहा है, तो पोस्टमार्टम ब्लूज होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में हैमरेज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन यूट्राइन एटोनी, ऑक्सीटोसिन होता है, ओके। इसके बाद है कि मल्टी ग्रेविड है और ट्रांसफर लाई है, तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर, क्या चीज़ हो सकती है, कोड प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर। ठीक हो गया, कोड प्रोलैप्स का रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कोड प्रोलैप्स, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, कोड प्रोलैप्स के बारे में एक दो बातें आपको बता दूं। कोड प्रोलैप्स का मेरे ख्याल से यहाँ पे सवाल नहीं आया, मेरे ख्याल से पास में भी कोई सवाल नहीं आया, ओके। कोड प्रोलैप्स क्या होता है, डिसेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू द सर्विस, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो सर्विस के थ्रू नीचे आ चुका है, अलोंग द प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, अम्बिलिकल वेसल कंप्रेस हो जाएगी, ओके। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, एबनॉर्मल लाई या प्रेजेंटेशन की वजह से, जैसे इस केस में ट्रांसवर्स लाई है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमनियास या इंटरनल पोर्टालिक वर्जन की वजह से होता है। इसमें कैसे मैनेजमेंट करते हैं, सबसे पहले आपने स्पेकुलम या डिजिटल एग्जामिनेशन करना है, ताकि कंफर्म करो सस्पेक्टेड केस में। अगर डायग्नोस हो चुका है तो आपने अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन करना होता है, अनलेस एंड अंटिल सर्विस फुली डायलेटेड है। अगर सर्विस फुली डायलेटेड है तो आप जाना डिलीवरी कर सकते होते हैं। कोर्ट की कंप्रेशन को प्रिवेंट करना है, नंबर 1 नी चेस्ट पोजीशन पे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे। नंबर 2 ब्लडर को आपने फिल करना होता है 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, ताकि फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट को डिस्प्लेस कर चुके। नंबर 3 आपने हैंड्स भी जाना में इंसर्ट करने होते हैं, ताकि प्रेजेंटिंग पार्ट को पुश कर सके, ओके। और फीटल हार्ट रेट को आपने सुनना होता है, और आपने रट्टा मारना कि कोड की स्पैज़म को कैसे वाइट करना है, क्या कोड को कभी भी हैंडल नहीं करना, और हाइपोथर्मिया को आपने वाइट करना होता है, और टोकोलिटिक्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, लाइक अच्छा फिर कहाँ चले गए हम, कोड प्रोलैप्स हो गया। आफ्टर डिलीवरी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन 24 आवर एंटीबायोटिक कवरेज देना होता है, ओके। और 24 आवर का एंटीबायोटिक कवरेज देना होता है, और रिटेन प्रोडक्ट के लिए इवैक्यूएशन और क्यूर अटैच कर सकते हैं। 10 स्टैंडर्ड एब्डोमेन है, पेनफुल ब्लीडिंग है, फीटल हार्ट साउंड, हार्ट टू ऑडिबल है। 10 स्टैंडर्ड एब्डोमेन है, प्लेसेंटल अब्रप्शन में होता है, पेनफुल ब्लीडिंग है, प्रीवियस सी सेक्शन का सकार है, तो यूट्रन रप्चर आपको देखने को मिल सकता है। रूबिन 2 और सुपरा प्यूबिक प्रेशर, ये किसके लिए करते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया के लिए करते होते हैं। रूबिन 2 में क्या करते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर पर प्रेशर लगाते होते हैं, जबकि
वुड स्क्रू में क्या होता है, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर पे लगाते हैं। रिवर्स वुड स्क्रू में क्या होता है, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर है। क्लियर। मैटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में कितनी होती है, 178 होती है। आफ्टर डिलीवरी रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो अपने एंटीबायोटिक का कवरेज और डीएनसी करनी होती है। लूचिया रूब्रा, ओके, 3 तरह के लूचिया होते हैं। लूचिया क्या होता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होती है ड्यू टू शेडिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ, ओके, 3 तरह का होता है। लूचिया रूब्रा, लूचिया सिरोजा, लूचिया अल्बा होता है। लूचिया रूब्रा रेड होता है, लूचिया सिरोजा पेल होता है, लूचिया अल्बा आपको येलोइश वाइट आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। 4 दिनों में आपको जो देखने को मिलता है वो लूचिया रूब्रा होता है, 4 डेज में, ओके क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं लाइक ओके, प्रीवियस सी सेक्शन का स्कार है, टेंडरनेस है तो यूट्राइन रप्चर हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ मास्टाइटिस तो एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक नहीं होती है। रूबेंस 2 में क्या होता है, ओके, रूबेंस 2 कब करोगे, तब से पर पेबिक फ्रेशर फेल हो चुका है फॉर शोल्डर डिस्टोशिया, ओके ठीक हो गया। रूबेन 2 वुड स्क्रू, रिवर्स वुड स्क्रू, गास्किन और जावन एली मैन्यूवर। पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी वैन रूबेन मैन्यूवर फेल्ड, ओके, जब रूबेन मैन्यूवर फेल हो चुका है तो आपने पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी करनी है। रिलीज ऑफ पोस्टीरियर आर्म आपने करना होता है। डिनोमिनेटर ऑफ एमएमआर, ओके, 1 लाख से अपने डिवाइड करना होता है। यूट्रस रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल साइज आफ्टर द डिलीवरी, कब जाती है नॉर्मल साइज पे, आफ्टर 14 डेज में देखने को मिलती है। सेकेंडरी पीपीएच कैसे डिफाइन करते हैं, 24 आवर्स लेकर 6 वीक तक होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फॉर शोल्डर डिस्टोशिया मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर होती है। नो मिल्क इंजेक्शन व्हेन द बेबी फीड्स ऑन एग्जामिनेशन है। क्लियर फ्लूइड निपल से निकल रहा है तो आपने पोजीशनिंग को ठीक करना है, बेबी की पोजीशनिंग को ठीक करना है। मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन पाकिस्तान पीपीएच की वजह से होती है। प्रीवियसली सी सेक्शन था, आपने एब्डोमिनल पेन हो रहा है 30 वीक्स में, टेंडर एब्डोमिनल तो यूट्राइन रप्चर हो चुका है। लेबाइल मूड है, रो रही है, डिप्रेस हुई है 5th पोस्टमार्टम डे पे तो ये पोस्टमार्टम ब्लूज होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में हैमरेज होता है। सेकेंडरी पीपीएच और ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज, सेकेंडरी पीपीएच और ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से, एंडोमेट्राइटिस की वजह से हो सकता है। सेकेंडरी पोस्टमार्टम 24 से लेकर 6 वीक तक होता है। मार हो रही है, बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अगर रो रही होती तो ये पोस्टमार्टम ब्लूज है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन पाकिस्तान तो हैमरेज होता है, पीपीएच की वजह से होता है। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज यूट्राइन एटोनी होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एटोनी ऑक्सीटोसिन होता है। पाकिस्तान में एमएमआर 178 डेथ होती है। ग्लोबली हैमरेज और इन्फेक्शन की वजह से 70% मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ सी सेक्शन है। सी सेक्शन के केस में ना एक तो प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा यूट्राइन रप्चर होता है। टेंडर एब्डोमेन है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, वजाइनल ब्लीडिंग है, बॉडी हार्ट यूट्रस है, प्लेसेंटल अब्रप्शन होता है। प्रीविया में कोई पेन नहीं होता, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल होती है। वाजा प्रीविया में स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है और डिक्रीज फीटल हार्ट साउंड होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट एब्सेस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन आपने करनी होती है। क्लियर। स्टाफिलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इन केस ऑफ मास्टाइटिस तो आप एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक देनी होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द वजाइनल एग्जामिनेशन, दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया।